कोई बताएं मुझे, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। ठीक है। चलिए भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति, कि इस पृथ्वी पर जीवन कब बना और कैसे बना। यह बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो सबसे पहले सबसे सिंपल प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने होंगे, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स जिसको कहते हो आप, वो बने होंगे। हम तो बने ही नहीं थे, और तब से बनने से लेकर के आज तक की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय जब हम मौजूद ही नहीं थे, तो वो कैसे बना, हम कैसे करके बताए होंगे। ठीक, तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे वैज्ञानिक अपना अलग अलग तथ्य देंगे, अपना अलग अलग सिद्धांत देंगे, थ्योरी देंगे, प्रिंसिपल देंगे। सबको एक के बाद एक पढ़ते जाना है। और जीवन की उत्पत्ति को लेकर हम बात करेंगे कि जो अलग अलग धर्म हैं उनके धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, वहां से लेकर के आज के वर्तमान युग, वैज्ञानिक युग के समय पर आएंगे। और आज के हमारे वैज्ञानिक कौन सा प्रमाण देते हैं, कैसा साबित करना चाहते हैं, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बताना चाहते हैं, हम यहां तक पढ़ेंगे। तो उस धार्मिक मान्यताओं से लेकर के, धर्म ग्रंथ से लेकर के वर्तमान युग के वैज्ञानिक युग तक का हम सफर पढ़ेंगे कि अलग अलग समय पर लोगों ने कैसे जीवन की उत्पत्ति को बताया। ठीक, जब भी हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, जब भी कोई पहला थ्योरी आएगा तो उस थ्योरी को लोग मानेंगे। लेकिन अगर अगला थ्योरी कोई आता है और पहले थ्योरी से बेहतर होता है, तो फिर दूसरा थ्योरी को लोग मानने लगेंगे। फिर दूसरा थ्योरी के बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है, अगला थ्योरी देता है, तो तीसरे थ्योरी को मानने लगेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा, नए नए वैज्ञानिक नए नए तरीके से अपना सिद्धांत को समझाने का प्रयास करेंगे, दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे कि जीवन इस प्रकार से, जीवन की उत्पत्ति हुई है, या जीवन का विकास इस प्रकार से हुआ है। तो लोग जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे उनकी इस थ्योरी से, तो उस थ्योरी को भी मानने लगेंगे। इस प्रकार से समय समय पर ढेर सारे वैज्ञानिक आए और अपना अपना सिद्धांत देते गए। और आज हम जिस पड़ाव पे हैं, वहां तक जो आखिरी सिद्धांत आया है, हम वहां तक पढ़ेंगे। तो जब जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, तो आज से कितने साल पहले लगभग जीवन की उत्पत्ति हुई होगी बोलने पर, वो तो अरबों साल पहले हुई है। ठीक है, तो कितने अरब साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है, अरब यानी कि बिलियंस। तो हम थोड़े बिलियंस के बारे में कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक, देख लीजिए कि 1 बिलियन यानी कि क्या होता है। 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 1000 मिलियन। ठीक, 1000 मिलियन। बिलियन मतलब अरब बोला ना, ये 1 अरब, ये तो 1 अरब बराबर 1000 मिलियन। क्योंकि हमको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख को आप अगर अंकों में लिखना चाहते हो, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो गया। ठीक, इतना पता है हमको। तो अगर मैं बोलूं कि 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन है, और हमको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, तो 1000 मिलियन बराबर कितना होगा। तो क्या बोला मैं, 1000 मिलियन बराबर कितना होगा ये। तो यहां कर लेते हैं हम लोग। सो 1000 मिलियन will be how much लाख, कितना लाख होगा।
क्योंकि मैं बोल रहा हूं 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 1000 मिलियन बराबर कितना लाख होगा। तो जिस प्रकार से मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि यदि कोई दुकानदार एक पेन का वैल्यू जो है, कीमत है, मान लीजिए 10 रुपए बोलता हूं मैं, 10 रुपीज, तो मैं आपको बोलता हूं कि 100 पेन का मूल्य कितना होगा। 100 पेन इक्वल टू हाउ मच रुपीज, कितना होगा भाई, रुपए में कितना होगा। तो क्या करोगे, एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो 100 पेन का कितना होगा, तो 100 गुणित 10 कर दोगे। 100 फॉर द वैल्यू ऑफ 100 पेन इक्वल टू 100 इंटू, कितने पेन की बात कर रहा है, 100 पेन की बात कर रहा है, और एक पेन का दाम कितना है, 10 रुपए। तो 100 पेन के लिए 100 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000 रुपया। तो जिस प्रकार से हमने एक उदाहरण देके इसको समझा, एग्जाम्पल के तौर पर समझा इसको, सेम ऐसे इसको भी समझना है हमको। ये एग्जाम्पल था हमारा। सेम ऐसे मैं बोल रहा हूं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 1000 मिलियन बराबर कितना होगा। सो फॉर 1000 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, लिख चुके हम लोग, देखिए एक बार बताइए क्या होगा भाई। 1000 गुणित 10 लाख, भाई 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 1000 मिलियन बराबर कितना होगा, तो 1000 गुणित 10 लाख, इन दोनों को गुणा कर दोगे, इन दोनों डाटा को जब गुणा कर दोगे तो देख लो 10 लाख में कितना शून्य है, देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 शून्य है। तो एक गुणित मतलब एक और 6 शून्य करते, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये कितना, एक का एक हो जाएगा गुणा में, इतना शून्य उतार दीजिए, कितना हो गया, तो 6 और 3 9 शून्य हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लीजिए अब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि इतना अरब। अब इतना बोलो या फिर कितना, 1 अरब, है ना, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 1 अरब, यानी कि 1 अरब यानी कि क्या होता है, 1 बिलियन। आखिर वही हुआ ना। तो 1 बिलियन बोलो या 1 अरब बोलो, मतलब एक ही है, ठीक। और जीवन की उत्पत्ति कब हुई, अगर मैं समय की बात करूं, मैं अभी, तो समय देख लीजिए भाई क्या होगा। ये मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूं, रुकिए। चलिए, आज वर्तमान समय है, प्रेजेंट डे है आज, तो अब से लेकर के मैं बात कर रहा हूं ना, अगर मैं उसको प्रेजेंट डे मानता हूं, प्रेजेंट मतलब आज का समय, लाइफ फॉर्म, आज का जो लाइफ हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ है, वो पृथ्वी पर बना हुआ है। तो पृथ्वी पर आज का जो आप जीवन देख रहे हो, ये जीवन डायरेक्ट नहीं बना है, पहले कभी न कभी बना होगा ना। तो प्रेजेंट डे से जो लाइफ बना, आज से कितना साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये लाइफ, ये जो लाइफ बना है, आज से कुछ साल पहले तो बना होगा ना। तो लाइफ कहां बना था, अर्थ में, इसका मतलब अर्थ भी बना होगा। अर्थ किससे बना, पृथ्वी, सोलर सिस्टम से बना है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम से हमारा पृथ्वी बना है, इसका मतलब सोलर सिस्टम भी बना होगा कभी ना कभी पहले। और सोलर सिस्टम किससे बना है जी,
हमारे ब्रह्मांड से बना है, तो मतलब ब्रह्मांड भी कभी न कभी बना होगा, तो ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं हम लोग। ये तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट डे, आज के समय से लेकर के कितने समय पहले लाइफ बना, तो चलिए ये मैं आज का समय यहां मानता हूं। तो जो लाइफ बना है ना, ये जो लाइफ बना है आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 अरब साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है। जब 3.5 बिलियन साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन से पहले तो अर्थ बना है, पृथ्वी, तो वो कितना से बना है देख लीजिए। इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ये तो अर्थ कितने साल पहले बना, तो 3.5 से पहले ही बना होगा, तो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो पृथ्वी से पहले सोलर सिस्टम बना होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम से ही पृथ्वी बनता है, तो आज से लगभग कितना साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, देख लीजिए। ये कितना, लगभग 5 से लेकर के 6 बिलियन ईयर एगो, 5 से 6 अरब साल पहले सोलर सिस्टम बना है। और आज से लगभग कितने साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना होगा, देख लीजिए, लगभग 10 से 20 बिलियन ईयर एगो, देख लीजिए भैया। ये लगभग 10 to 20 बिलियन ईयर एगो। ये 10 से 20 को मैं इसको लगभग मान के चलता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 15, 10 और 20 के बीच में एवरेज माने तो 15 बिलियन ईयर एगो। ये सब अंदाजा है हमारा, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें कोई चीज गारंटी के साथ फिक्स नहीं है कि इतना ही है, ये लगभग लमसम चलता है, ठीक। इसका मतलब सब आज से लगभग 10 से 20 बिलियन ईयर एगो क्या बना, कॉस्मोस बना, हमारा ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद हमारा सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम के बाद हमारा पृथ्वी बना, और पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई, और तब से लेकर जीवन जो चल रहा था, ये आज का समय है, हम बात कर रहे हैं। ये कहानी था इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं इस इंट्रोडक्शन को, कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में इंट्रोडक्शन क्या, देख लीजिए। जो मैं बात किया था कि फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 10 से 20 बिलियन साल पहले, 10 से 20 अरब साल पहले हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसके बाद सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कब हुई है, 5 से 6 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की उत्पत्ति कब हुई है, पृथ्वी कब बना है, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो। और पृथ्वी के बाद, पृथ्वी में जो जीवन बना पहला ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये अर्थ में ना पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो हुई है। अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे पहली बार पृथ्वी पर जब जीवन बना होगा, आप खुद देखिए यहां पर, ये पहले एक लाइफ बना होगा कोई ना कोई, और मान लीजिए वो ये है, ये फर्स्ट लाइफ बना होगा। चलिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट लाइफ बना होगा। जब फर्स्ट लाइफ बना होगा कभी, तो एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म बना होगा, लेकिन आज देख रहे हो तो मिलियन है भाई, मिलियन स्पीसीज हैं, 17 से लेकर के 18 मिलियन प्रजातियां आज दुनिया में निवास कर रही हैं, मौजूद हैं, जीवित हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो पहला एक जीवन बना था, उसने इवोल्यूशन कर करके नई नई प्रजातियां बना लिया, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, एक IUCN है, IUCN अगर नाम सुने होंगे आप लोग,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, उसके डाटा के अनुसार, यहां लिख दे रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू IUCN, मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये तो ये जो यूनियन है, ये क्या करती है कि हर साल पूरी दुनिया में कितने प्रजाति नए बने या वैज्ञानिकों द्वारा कलेक्ट किया गया, साइंटिस्ट लोग कलेक्ट किए और डाटा भेजे उसका, और कितने प्रजातियां विलुप्त हुए उसका सबका डाटा रखती हैं। और उनके अनुसार क्या बोल रहे हैं ये, कि वर्तमान में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं पूरी दुनिया में। और 1.7 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, इसका मतलब यहां पर 17 से 18 लाख प्रजातियां अभी वर्तमान में निवास करती है इस दुनिया में, ठीक है। तो बोला बट इन प्रेजेंट डे 17 से 18 मिलियन स्पीसीज बोलूं या 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज मौजूद हैं, निवास कर रही है। और उनके IUCN डाटा के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 नई प्रजातियां बनती हैं, इवॉल्व होती हैं। तभी तो जो एक फर्स्ट लाइफ बना होगा कभी, तब से लेकर आज देख रहे हो तो 17-18 लाख प्रजातियां बन चुकी हैं। हर साल लगभग नई 10 प्रजातियां बन जाती हैं। फिर आपके मन में सवाल आता होगा, सर विलुप्त भी तो होते होंगे। बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो विलुप्त होते हैं उनकी संख्या कम रहती है, नए बनने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। हर साल 10,000 नई प्रजातियां बन रही हैं पूरी दुनिया में, तो ये मान के चले कि 100-200 विलुप्त भी हो रही हैं, तो ज्यादा बन ही तो रही है ना। इसीलिए आज देखो तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है। अगर उल्टा होता कि नए जो बन रहे हैं उनकी संख्या कम होती और मरने वालों की संख्या ज्यादा होती, तो धीरे धीरे पूरा पॉपुलेशन और स्पीसीज की संख्या कम हो जाती, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, बट इन प्रेजेंट डे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट, हाउएवर अप्रोक्सीमेटली 10,000 न्यू स्पीसीज इवॉल्व पर ईयर, ठीक। और इनमें उनका कहना है कि अब पहला इस डायग्राम को देखिए, आंकड़ा को देखिए, कि टोटल जो डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में, वहां पर 70% अकेले एनिमल हैं, प्लांट केवल 22% है, और जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो केवल 8% है। तो एनिमल 70% हो गए। अब एनिमल 70%, एनिमल में कौन ज्यादा, क्योंकि उसके अलग अलग फाइलम है। तो उसमें देखोगे आर्थ्रोपोड्स जो फाइलम है ना, आर्थ्रोपोडा, वो केवल एनिमल में 70%। अगर इस 70% एनिमल को मैं 100% मान के चलूं, केवल एनिमल में काउंट करूं, तो एनिमल में 70% आर्थ्रोपोड है और बाकी अदर एनिमल 30% है, ठीक है। और अगर कोई पूछे आपको कि आर्थ्रोपोडा में कौन, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, उसके अलग अलग क्लास हैं, इंसेक्टा वगैरह क्लास हैं, ठीक। तो उसमें से कौन सबसे ज्यादा बोलने पर, इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े आप सब तरफ देखने को मिल जाएगा। आप यदि अभी बैठे हो तो आपको मच्छर भी काट रहा होगा, चींटी भी काट रहे होंगे, ठीक है ना, वो सब इंसेक्ट हैं। बाहर में जाओ तो मक्खियां मिलेंगे आपको, वो सब इंसेक्ट। तो जिधर देखो उधर इंसेक्ट है, मतलब आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज्यादा कौन, इंसेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, out of the total species only animal considered as 70% present on the earth, ठीक है। बट आउट ऑफ टोटल एनिमल, पूरे एनिमल में से 70% आर्थ्रोपोडा है कंसिडर, बाकी जो है 30% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति को हम ऐसे पढ़ते जाएं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। सबसे पहला टुकड़े में एंशिएंट एंड मेडिएवल बिलीव्स, मतलब सबसे प्राचीन काल में क्या प्रकार की कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं दी गई, किस प्रकार की सिद्धांत दी गई। और मेडिएवल मतलब मध्य युग में, ये देखो एक प्राचीन युग है, एक मध्य युग है, और एक अभी वर्तमान समय है, मॉडर्न। तो 3 भागों में पढ़ेंगे, 3 भागों में से सबसे प्राचीन और मध्य को मैं एक कॉलम में डाल दिया हूं। इनमें से जो हम बात करेंगे, जो एंशिएंट वाले होंगे, वो देखिए ये इतना एंशिएंट वाले होंगे, जिसमें धार्मिक विचारों की बात करेंगे हम, पौराणिक विचारों की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, गॉड की बात करेंगे, कोई ईश्वर है जिसने जीवन को बनाया, उसकी बात करेंगे।
उसके बाद जो इधर रह गए ये सब मिडिवल में आएंगे। ठीक है, ये पहला वाला एंशिएंट बिलीफ, अगला वाला मिडिवल बिलीफ। ठीक, बाकी जो बच गए इधर सब क्या है, मॉडर्न वाले हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो एंशिएंट एंड मेडिवल बिलीफ में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो एंशिएंट में पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पहला पढ़ेंगे, दूसरा कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी, ठीक, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पेनिस्पर्मिया थ्योरी बोलो या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी बोलो या कॉस्मोजोइक थ्योरी, चौथा क्या बोलो जी, डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी, ठीक, और पांचवा में क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस थ्योरी, छठवां में क्या है, बायोजेनेसिस थ्योरी जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट होगा, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट, स्प्लांजिनी एक्सपेरिमेंट और पास्चर एक्सपेरिमेंट। तो ये जो पहला कॉलम हमारा है, इस पहले कॉलम में आज की क्लास में हम बात करेंगे पहली थ्योरी के बारे में, दूसरी थ्योरी के बारे में और तीसरा थ्योरी और साथ ही साथ चौथा थ्योरी। तो आज के क्लास में हम इस 4 थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अगले जो 5वां और 6वां थ्योरी है इसके बारे में बात करेंगे, 2 क्लास यहां हो जाएगा। और जो मॉडर्न हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को ये एक क्लास में पढ़ लेंगे, बाकी जो 3 रह गए, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको आप केमोजेनी भी कहते हो, ये अगला बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोजेनी जिसको कहते हो आप, और चौथा नंबर पे है इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन जिसको आप कोग्नोजेनी भी कहते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हम एक क्लास में पढ़ लेंगे और बाकी जो ये हमारे पास 3 रह गए, केमोजेनी, बायोजेनी, कोग्नोजेनी, इसको एक क्लास में पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के हम 4 क्लास में ओरिजिन ऑफ लाइफ के इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यहां पर बता दूं केमोजेनी मतलब होता है केमिकल से कोई सेल कैसे बना, ये केमोजेनी है। फिर उस सेल में जीवन कैसे आई, बायोजेनी है। जीवन आने के बाद उसमें संवेदनाएं कैसे आई, वो कोग्नोजेनी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग कॉलम में पढ़ेंगे तो हमको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला एंशिएंट एंड मेडिएबल बिलीफ्स। प्राचीन और मध्य युग के समय लोग किस बात पर विश्वास करते थे, लोग किस कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते थे कि जीवन कैसे बना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल मतलब वो विशिष्ट प्रकार का होता है, क्रिएशन मतलब निर्माण होता है, थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो एक विशिष्ट निर्माणवाद जिसको कहते हो आप स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, या इसको कहते हैं हम लोग माइथोलॉजिकल अप्रोच, मतलब थोड़ा माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक हो जाता है, धार्मिक। ठीक है ना, तो पौराणिक बातों पे अलग अलग हमारे जो भाई बंधु हैं उनके जो धर्म हैं, उन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ में जो चीजें लिखी हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, थोड़ा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए धर्म ग्रंथ की बात करने से पहले हम थोड़े देख लेते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में क्या स्पेशल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये जो पृथ्वी देख पा रहे हो आप लोग, ये जो पृथ्वी दिख रहा है आपको, इस पृथ्वी में सबसे पहले जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो किसी प्रकार का एनिमल हो या कोई माइक्रोब्स हो, वो जो आज एग्जिस्ट कर रहा है उसको बनाया किसने। पहले तो ये बिल्कुल कोई लिविंग थिंग नहीं होगा, यहाँ पर कोई जीव नहीं होगा। तो अचानक यहाँ पर जीव कैसे आ गए, देखो तो दिख रहा है इतने सारे जीव कैसे आ गए। तो इसको अचानक से कोई एक सुपर नेचुरल पावर ने इसको बनाया। किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। तो आप गॉड बोलो, यहां पर गॉड बोलूं मैं या कोई सुपर नेचुरल पावर बोलूं, सुपर नेचुरल पावर बोलूं, या मैं उसको कोई क्रिएटर बोलूं, निर्माण करता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर गॉड का मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति विशेष के भगवान के नाम से नहीं है कि आप राम भगवान, कृष्ण भगवान या साईं बाबा या महादेव भगवान या ऐसे किसी एक से नहीं है, या फिर कोई अल्लाह को मान रहा है कि हमारे अल्लाह ने बनाया, ये हमारे जीसस ने बनाया, ये हमारे वाहेगुरु ने इस दुनिया को बनाया। मैं इस पर्टिकुलर किसी एक भगवान की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं उस अदृश्य शक्ति की जो हमको दिखता नहीं है, उस एक प्राकृतिक शक्ति की जिसकी वजह से ये दुनिया बना है, जिसको मैं सुपर नेचुरल पावर बोल रहा हूं या ईश्वर बोल रहा हूं, गॉड कह रहा हूं, या निर्माण करने वाला निर्माणकर्ता बोल रहा हूं, क्रिएटर बोल रहा हूं। इसलिए कोई भी धर्म के व्यक्ति जो अभी जुड़े हुए हो या बाद में यूट्यूब में देख रहे हो आप, तो बिल्कुल अपने धर्म से जोड़ के मत देखिए। मैं केवल वही बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि जीवन की उत्पत्ति किसी सुपर नेचुरल पावर ने, किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने या किसी निर्माणकर्ता ने बनाई, जिसकी वजह से आज आप इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ देख पा रहे हो। ये सभी एनिमल प्लांट जितना भी दिख रहे हैं, इन सबको बनाने वाला कोई एक विशिष्ट प्रकार का ताकत ही है जो अभी चारों तरफ अदृश्य फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहला कमेंट क्या कर रहा है कि ऑल लिविंग एनिमल एंड प्लांट एग्जिस्टिंग नाउ वेर क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर या गॉड या क्रिएटर, ठीक। ये देखिए, ये और उसने, वो बहुत बड़ा चालाक है, जो भी गॉड है हमारा बहुत चालाक है। उसने कैसे बनाया कि इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को बनाया कि आज अपने चारों तरफ जो देख पा रहे हो, जो ऑर्गेनिज्म जहां पे है, जैसे मैं बोलूं कि मछली पानी में है, चिड़िया हवा में उड़ रही है, सांप बिलों में रह रहे हैं, केकड़े बिलों में रह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं कहां पे हैं, सब तरफ हैं, यत्र तत्र सर्वत्र बोलते हो आप। तो आज जो जहां मौजूद है उसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, उस तरीके से बनाया गया है। और बनाने वाला कौन? गॉड या ईश्वर। समझ रहे हो ना? जो पानी में रहता है उसको पानी में ही बनाया गया, पानी के लिए ही बनाया गया है। जो हवा में उड़ रहा है हवा के लिए ही बनाया गया है। जो तेज भाग रहा है तेज भागने के लिए बनाया गया है। जो बिलों में रहता है बिलों में रहने के लिए बनाया गया है। मतलब ये पूरे डिजाइन करके उस बहुत चालाक वो अदृश्य शक्ति ने इसको बनाया, ठीक। देखिए भाई, दीज फॉर्म्स, ये जो लाइफ फॉर्म में भी है वर्तमान में जो चारों तरफ देख पा रहे हो, वे आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग ऑल ऑफ ए सडन। ये जो चारों तरफ जो दिख रहा है ये सब अचानक से बना, और जो आज जहां मौजूद है उसको वही के लिए बनाया गया है, और बनाने वाला गॉड है। और जब से गॉड ने इनको बनाया है तब से लेकर वो अब तक ज्यों के त्यों हैं। अगर मैं बोलूं, आप डायग्राम में देखिए कि बीच में अगर लायन दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, या पेंथर दिख रहा है, या कोई बंदर दिख रहा है, जेबरा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, जो भी दिख रहे हैं, और जिस फॉर्म में बने थे शुरू से वो उसी फॉर्म में अभी तक ज्यों के त्यों हैं। उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव या कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक। ये तीसरा लाइन है हमारा। तो दीज हैव एग्जिस्टेड अनचेंज्ड फ्रॉम द टाइम दे वेयर फॉर्म। ये अनचेंज्ड फ्रॉम होगा, ठीक। अनचेंज्ड फ्रॉम द टाइम दे वेयर फॉर्म, कि जब से वो बने हैं तब से लेकर के अब तक वो ज्यों के त्यों हैं, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। तो कुल मिला के जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के जो 3 पॉइंट हैं, इस 3 पॉइंट में क्या क्या है, एक लाइन में अगर बोलने का प्रयास करूं मैं, कि आज जो चारों तरफ दुनिया में जो भी जीवन विकसित होते हुए देख पा रहे हो, सब तरफ जो लहलहा रहे हैं, इसको बनाने वाला गॉड है, और अचानक से बनाया है। और जो जहां मौजूद है वह वहां के लिए बनाया गया है, और जब से बनाया गया तब से ज्यों के त्यों हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। चलिए, इसमें फिर आते हैं हम लोग अलग अलग धर्मों के आधार पर, हमारे जो किताबों में दिया मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति हमारे इस लेक्चर को देख रहे हो, या तो अभी वर्तमान में देख रहे हो, या यूट्यूब में देख रहे हो, या बाद में किसी माध्यम से देखोगे, तो बिल्कुल अपने धर्म से मत जोड़िएगा। मैं केवल और केवल किताबों में लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की गलत प्रकार का टिप्पणी नहीं करिएगा। ये बुक के लिखे हुए शब्दों को आप तक मैं पहुंचाने का बस एक माध्यम हूं, ठीक है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, हमारे जितने भी ईसाई भाई बंधु लोग हैं, क्रिश्चियन भाई बंधु लोग हैं, उनके
जो धर्म ग्रंथ है, उनके जो धर्म में जिस ग्रंथ को बहुत पवित्र माना जाता है उसका नाम है बाइबल। आप ये देख सकते हैं, किताब के रूप में दिख रहे, देखिए होली बाइबल। तो उनके बाइबल में एक पाठ है, एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जेनेसिस। जिस प्रकार से हमारे किताबों में चैप्टर होता है, पाठ होता है, सेम ऐसे उनके किताब में चैप्टर नाम है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब निर्माण, कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जीवन का निर्माण कैसे हुआ। जिस प्रकार से हम पढ़ते थे कक्षा 5 पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, पाठ 2 अरुण की गुरु भक्ति पढ़ते थे हम लोग ऐसे। तो सेम ऐसे इनके बुक में, धर्म ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ में, बुक उस ग्रंथ का नाम है बाइबल, जिसमें एक चैप्टर का नाम है जेनेसिस, जहां पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। मैं कमेंट को बाद में पढ़ता हूं, पहले आप ये देखिए। ये उनके किताब में ये लिखा है कि आज जो पृथ्वी देख पा रहे हो आप, जिसमें जीवन सब तरफ बिल्कुल हरा भरा है, सब सुचारू रूप से चल रहा है, ये 6 दिन में बन गया है। कहां से बना है? सबसे पहले कोई एक मटेरियल था जिसका नाम था मटेरिया प्राइमा। ये सबसे पहले ये था, देखो आप, मटेरिया प्राइमा। तो उनका कहना है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी का जो पूरा निर्माण हुआ है, इसको गॉड ने बनाया। और गॉड, क्रिश्चियन भाई बंधु के जो गॉड हैं, ईश्वर हैं, वो जीसस हैं। तो उनका कहना है कि जीसस ने इसको पूरा बनाया, पूरी दुनिया को। और कैसे बनाया? देखिए कि मटेरिया प्राइमा से सबसे पहले दिन में, सबसे फर्स्ट डे में, ये देखिए क्या बना। आप समझने का प्रयास करिए, हाथ को ऊपर करके समझिए कि ऊपर में आसमान बना। आसमान तो नहीं, आसमान में समझ लीजिए, ऊपर में सबसे पहला स्वर्ग बना। हेवन मतलब स्वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बना? स्वर्ग बना। और नीचे क्या बना? पृथ्वी बना। तो मटेरिया प्राइमा से ही क्या बन गया? मटेरिया प्राइमा से पहले क्या बना? स्वर्ग बना, और फिर पृथ्वी बना, हेवन बना और अर्थ बना। ये पहले दिन की कहानी है, याद हो जाएगा। चलिए, अब दूसरे दिन में क्या बना भाई? फिर हाथ को ऊपर करके बोलिए कि जो स्वर्ग बना था ना, उस स्वर्ग में आसमान बना दूसरे दिन में, ठीक। तो दूसरे दिन में क्या बना? स्काई, आसमान बना। और जो नीचे पृथ्वी बना हुआ था, उस पृथ्वी में समुद्र बना, ये समुद्र बना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे दिन में क्या बना भाई? ये जो जमीन, जो हमारे समुद्र में पानी था, अब पानी के बीच से जमीन निकल के ऊपर उठा, मतलब ड्राई लैंड बना, सूखे जमीन, और उस जमीन पर प्लांट उग गए। ये तीसरे दिन की कहानी है, ये हो गया। तो तीसरे दिन में क्या बना? समुद्र की गहराई से ऊपर जमीन उठने लगे, सूखा जमीन बना। और उसी दिन में, तीसरे दिन में ही पेड़ पौधे बन गए। चौथे दिन की कहानी क्या कहती है कि चौथे दिन में बहुत चीजें बनी, जिसमें से सूर्य, चंद्र और तारे। कौन बने? सूर्य, चंद्र और तारे। ये देखिए सन, ये सूर्य, चंद्र और तारे, ये 3 चीजें बनी, सन, मून और स्टार्स। ये चौथे दिन की कहानी है। अगर मैं 5वें दिन पे आगे बढ़ूं, तो 5वें दिन में, अब याद रखने के लिए बस बोल रहा हूं, सीरियसली मत लीजिएगा आप लोग, केवल एक मजाकिया अंदाज से बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कौन से नंबर दिन में? 5वां नंबर दिन में ना। तो 5वां से पास से पार्टी समझ लीजिए आप। ये अब पार्टी किसका करते हो? मुर्गा और मछली का। तो इसलिए क्या बन गया 5वें दिन में? फॉल मतलब मुर्गा, और फिश यानी कि मछली। बाकी सब तो हैं जो बन गए हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग 6वें दिन में। बचे हुए जानवर यानी कि एनिमल, और बचे हुए जो बाकी सब हैं और ऑर्गेनिज्म, प्लांट वगैरह सब,
वो सब बन गए भाई। ठीक, कब बने ये? छठवें दिन में। इस प्रकार छठवें दिन में पूरे वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी का निर्माण हो गया। ठीक, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं, देखिए कि सबसे पहले दिन में, सबसे फर्स्ट डे में हाथ को ऊपर करके इशारा करने का प्रयास करिए, स्वर्ग और नीचे पृथ्वी बना। दूसरे दिन में स्वर्ग में आसमान बन गया और नीचे पृथ्वी पर समुद्र बन गया। तीसरे दिन में जो समुद्र था वहां से जमीन उभर के सामने आई, ड्राई लैंड बन गया, सूखे जमीन, और उसमें प्लांट उग गए। चौथे दिन में सूर्य चंद्र तारे बन गए। पांचवें दिन में पार्टी हुआ, मुर्गा और मछली का समझ लीजिए, फॉल और फिश बन गए। और छठवें दिन में बाकी सभी के सभी एनिमल, प्लांट, इंसान भी ना, वो सब एक साथ छठवें दिन में बन गए। तो इस प्रकार से क्रिश्चियन भाई बंधुओं के धर्म ग्रंथ की जो किताब है बाइबल, उसमें बोला गया कि जीवन की उत्पत्ति, मतलब पूरे वर्ल्ड की उत्पत्ति 6 दिन में हो गया है। और उत्पत्ति कहां से हुई है? मटेरिया प्राइमा से हुई है। ठीक, देख लीजिए। तो द चैप्टर ऑन जेनेसिस इन बाइबल स्टेट्स, उसमें स्टेटमेंट लिखा बोल रहा है दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर। क्रिएटर मतलब गॉड, यानी भगवान, उनके जीसस भगवान है, ठीक है ना, जीसस के द्वारा, यीशु बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं, उनके द्वारा, इन 6 डे फ्रॉम मटेरिया प्राइमा। यहां पर वही चीजें लिखी है। ऑन फर्स्ट डे क्या बना? हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती। सेकेंड डे में स्काई और सी। थर्ड डे में ड्राई लैंड एंड प्लांट। फोर्थ डे में सूर्य, चंद्र और तारे। और पांचवा दिन में फिश एंड फॉल। पार्टी हुआ था पांचवा दिन में, ऐसे बोल रहा हूं याद करने के लिए। छठवें दिन में एनिमल इंक्लूडिंग मैन, बीस्ट, बीस्ट मतलब और भी बड़े बड़े एनिमल जो हैं वो बन गए। और बाकी जो बचे सब प्लांट जो बच गए सब, ये सब बन गए। ठीक, अब एक कहानी और देख लीजिए। जो इंसान बना, इंसान कैसे करके बना, कहां से बना? तो जो इंसान बना, इस बाइबल के अनुसार यह मानना है कि इंसान का निर्माण क्ले सॉइल से हुआ है। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल से सबसे पहले कौन बना? ह्यूमन बीइंग में मेन बना। मेन बना, ये मेल का सिंबल है, और उसका नाम दिया गया, ये देख लीजिए, एडम। अगर अंग्रेजी में पढ़ो तो आप एडम कहलाएगा, हिंदी में पढ़ो तो आदम कहलाएगा। आपको जो सूटेबल वही पढ़ लेना। एडम पढ़ो, रुकिए मैं थोड़ा सा ड को अच्छे से लिख दूं, एडम, या हिंदी में पढ़ो तो आदम। ये सबसे पहला मैन है, फर्स्ट मैन। ठीक, और इस मैन, अब मैन बना है भाई, उसका पसली भी तो होगा ना। पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं छाती वाले भाग पर, जो कि अंदर के फेफड़े को, हार्ट को बाहर से प्रोटेक्शन देती हैं। वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं भाई। तो देख लीजिए, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये 12वां नंबर। समझ लीजिए अब ना, आप ये समझ लीजिए कि ये 12th नंबर का रिब्स बनाया हूं मैं आखिरी में। कुल मिला के 12 जोड़ियां पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी है ना। तो ये 12th नंबर का जो रिब्स दिख रहा है आपको, मैन के 12th नंबर के रिब्स से, ट्वेल्थ रिब से क्या बना है? फीमेल का निर्माण हुआ है। ये तो पहली फीमेल जो बनी, वो मेल के 12th नंबर के रिब से इस फीमेल का निर्माण हुआ है। तो फर्स्ट वुमन है ये। फर्स्ट वुमन। तो इस वुमन का नाम क्या दिया गया था? वुमन का नाम दिया गया था ईव। क्या दिया गया जी? ईव। ये ठीक। अब कैसे बना वो हमको नहीं पता है, कैसे बना ऐसे,
लेकिन उस किताब में ये लिखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है जो 12th रिब्स है, रिब्स में जो अंदर की जो सेल्स होंगी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उस सेल से इस वोमन का निर्माण हुआ होगा। भाई पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन पता नहीं है कैसे, क्योंकि कोई यहां पर प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसको। जो किताबों में लिखा है मैं केवल वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट देख लेते हैं इसका। भाई लिखा है यहां पर, फर्स्ट मैन द एडम या आदम पड़ोगा फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले, क्ले सॉइल से बना, while the first woman ईव was created from 12th rib। ठीक है, जो वुमेन बनी पहली, वो मेन के 12वें नंबर के पसली से बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, हमारे हिंदू भाइयों के पुराण के अनुसार या उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार, या मैं बोलूं इसको गॉड ऑफ क्रिएशन, भगवान ने जो निर्माण किया इस वर्ल्ड का, उसके अनुसार, या लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। मतलब हिंदुइज्म क्या कहता है कि पूरी वर्ल्ड का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया है। भगवान ब्रह्मा के बॉडी के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार के जानवर और प्लांट बने हैं, वनस्पति बने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, क्रिएटेड डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार के एनिमल और प्लांट का निर्माण हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, डायग्राम दिख रहा है आपको, बीच में ब्रह्मा जी हैं। ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मा जी के सिर से, हेड से, देख लीजिए ये हेड से क्या क्या बने हैं भाई, इससे बने हैं इंसान, ह्यूमन बना है। इससे बना है, यहां पर गॉड का मतलब देवता से है, ये गॉड बना है। और इससे बना है राक्षस, दानव जिसको बोलते हो आप, डेमन। ठीक, तो कहने का मतलब ब्रह्मा जी के सिर से ही इंसान बने हैं, देवता बने हैं, राक्षस बने हैं। हम बोलते भी हैं ना कि हमें कभी हमारा मूड खराब रहता है तो हम राक्षस की तरह बिहेवियर करते हैं, कभी बहुत अच्छा रहता है तो बिल्कुल देवताओं की तरह व्यवहार करते हैं, और नॉर्मल रहता है तो इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमारे मूड के ऊपर रहता है कि हमारी प्रकृति किस प्रकार का उस समय है, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है। तो शायद इस प्रकार के मानसिकता से ब्रह्मा जी के सिर से इंसान, देवता और दानवों का निर्माण हुआ है। ठीक, एक चीज बता दूं कि जो सेल्स होते हैं हमारे, जितने भी प्लांट सेल होते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों के सेल होते हैं, सभी के सभी सेल टोटीपोटेंट होते हैं। और टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि कोई भी सेल जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो या फिर उसके जैसा बनाने की ताकत रखता है, वो टोटीपोटेंट सेल कहलाता है। लेकिन हम लोगों का सभी सेल टोटीपोटेंट नहीं होता है, इंसानों का, एनिमल्स का। लेकिन क्या पता कि ब्रह्मा जी के सिर से कुछ सेल ऐसे हों जो टोटीपोटेंट हों, और उन टोटीपोटेंट सेल से इन सभी का निर्माण करा दिए गए हों। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है। हो सकता है उस समय के, जिसको आज हम भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, हो सकता है उस समय के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, इस प्रकार के प्रयोग से ये सब बना हुआ हो। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी गलत टिप्पणी करने से पहले आप सोच लें। आप चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं भी माध्यम में देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं केवल किताबों में लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब ये बोला गया कि ब्रह्मा जी के मुख से, यानी कि उनके मुंह से, माउथ से बकरी का निर्माण हुआ है। तो आप ये समझ के चलिए कि माउथ में जो अंदर की जो एपिथेलियल सेल होती है, हो सकता है उस एपिथेलियल सेल को टोटीपोटेंट बना दिए हों और उससे बकरी जैसी स्ट्रक्चर को बना दिए हों एक्सपेरिमेंट में। तो शायद ऐसे भी हो सकता है। तो इनसे क्या बन गया, इनसे बकरी बन गया। ये
ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के जो हेयर है, और याद रखना हेयर के अंदर जो फॉलिकल होता है, हेयर फॉलिकल, वहां पर जो सेल्स होती है एक प्रकार के स्टेम सेल्स है वो। तो हो सकता है कि उस स्टेम सेल से उनके पास ढेर सारे हेयर हैं, देखो अलग अलग हेयर से अलग अलग एनिमल प्लांट का निर्माण कर दिया हो। ठीक है ना। तो इसके पहले हम इसको हेयर वाला पहले पढ़ें, इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मा जी के चेस्ट से, छाती वाले भाग से, चेस्ट से ऐसे माना जाता है कि बर्ड्स का निर्माण किए। किसका निर्माण किए हैं? बर्ड्स का, पक्षियों का निर्माण किए। तो हो सकता है कि छाती वाले जो सेल्स हैं, चेस्ट वाले सेल्स हैं, उसको टोटीपोटेंट सेल बना दिया हो और चिड़िया का निर्माण कर दिया हो। और अभी जो मैं बोल रहा था, उनके जो हेयर हैं, अलग अलग हेयर के नीचे जो फॉलिकल पार्ट पर जो स्टेम सेल पाई जाती है, उसको टोटीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करके बाकी जो बच गए सभी के सभी एनिमल और प्लांट बना दिए हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हेयर है, इस हेयर से अदर एनिमल एंड प्लांट्स ये सब बन गए हों। तो ये हिंदू भाइयों का कहना है कि हिंदुइज्म थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मा जी के अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग एनिमल और प्लांट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। देख लीजिए यहाँ लिखा भी वही है कि बॉडी पार्ट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, एक तरफ बॉडी पार्ट को बताया गया, एक तरफ इवॉल्व ऑर्गेनिज्म कौन कौन बने ये बोल रहे हैं। तो हेड से ह्यूमन बना, गॉड बना, डेमन बना, मतलब इंसान, देवता, राक्षस बने। चेस्ट वाले, छाती वाले भाग से चिड़िया बने, माउथ वाले भाग से बकरी बना, हेयर से अदर एनिमल और प्लांट बने। चलिए, इतना हो गया हम लोग का कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी, मैं पहले इतना को सेव कर लेता हूं। चलिए भाई, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या देखिए, तो हमने पहला थ्योरी पढ़ लिया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसमें भगवान की बातें कही गई थी। सेकेंड थ्योरी जो कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी है, यहां भी कहीं ना कहीं हम भगवान की बातें करेंगे, तभी तो मैं इसको सबसे प्राचीन समय का मान रहा हूं। ठीक, तो यहां भी भगवान की बातें करेंगे। तो जो कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी होगा वो कहीं ना कहीं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी से रिलेटेड होगा वो, क्योंकि ऊपर वाले थ्योरी में भी गॉड की बात की है फर्स्ट नंबर थ्योरी में, तो सेकंड में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी अगर गॉड है तो इसका मतलब स्पेशल क्रिएशन थ्योरी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है। चलिए देखिए, तो कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी क्या कहता है? कैटास्ट्रोफिज्म मतलब होता है प्रलय। तो प्रलयवाद की सिद्धांत क्या कहती है? इसको जो प्रपोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, गिवन बाय बैरन जॉर्ज क्यूवियर 1796 में। तो क्यूवियर साहब का कहना है कि इस थ्योरी के अनुसार कि पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आती रहती है, विनाश होते रहता है, और विनाश होने के बाद जब वो जगह पूरा खाली हो जाता है, तो फिर कुछ सालों बाद उस जगह में फिर नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो उस जीवन को कौन बनाया? तो उस जीवन को उस अदृश्य शक्ति, सुपर नेचुरल पावर या गॉड ने उस दुनिया को पुनः बसा दिया। ये स्टोरी का कहना है। तो देख लीजिए, मैं अगर आपको ये बोलूं कि चलिए भाई पहले देखिए, तो ये कोई माउंटेन था, उस माउंटेन में ये देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया, मतलब ये लाइफ है, यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। ये मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है, इस माउंटेन में लाइफ सर्वाइव कर रहा है कोई। ठीक, ये जीवन है वहां पर। मैं बोला कुछ ऐसी घटना घट गई कि धीरे 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 ये जो ऊपर जो पर्वत दिख रहा है वो धीरे धीरे धंसते जा रहा है, समुद्र के गहराई में धंस गया, मान लीजिए ये। ठीक, ये इसको मैं बोलता हूं कैटास्ट्रोफिज्म या डिस्ट्रक्शन। कैटास्ट्रोफ हो गया, ठीक है ना। कैटास्ट्रोफ हो गया, या क्या बोलूं मैं इसको, डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
कुछ समय बाद देखो आप पूरी तरीके से अंदर धंस गया ये। तो मुझे एक चीज बताइए, जो पर्वत अभी नीचे धंस रहा है उसके ऊपर में जो लाइफ थी वो तो मर जाएंगे ना पानी में डूब के। तो एक समय बाद क्या हो गया, लाइफ खत्म हो गई। देखिए अब ये सबमर्ज्ड माउंटेन जो अंदर धंसा हुआ माउंटेन है, इस माउंटेन में लाइफ सर्वाइव नहीं कर रहा है, नो लाइफ। ठीक, इस धंसे हुए पहाड़ में अब कोई जीवन यहां पर सर्वाइव नहीं कर रहा है, मर गया, खत्म हो गया। तो पूरी तरह से क्या हो गया, यहां पर डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। समझ में आया? अब मैं बोला फिर कई मिलियन साल बाद हो सकता है कि धीरे धीरे ये पहाड़ फिर लैंड की स्लाइडिंग की वजह से ऊपर चढ़ जाए और फिर बढ़ जाए। तो जब ऊपर बढ़ जाएगा तो अभी तो खाली रहेगा, शुरू में इनिशियली कोई जीवन नहीं होगा, लेकिन अचानक से फिर यहां पर जीवन संभव हो जाएंगे। ये देखिए, ये फिर जीवन संभव हो गया। अगेन लाइफ रीस्टैब्लिश। तो ये कौन किया? बाय गॉड। वो सुपर नेचुरल पावर जिसको गॉड या भगवान कहते थे, उसने फिर उसको वहां पर एक नई पॉपुलेशन को बसा दिया। समझ में आया कहानी? यहां पर जीवन पुनः फिर सुचारू रूप से चलने लगा। तो फिर जब यहां पर इस एरिया में पूरा जीवन खत्म हो गया तो दोबारा बसाया किसने? तो गॉड ने बसाया। इसी को बोला गया कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी, क्योंकि बीच बीच में कैटास्ट्रोफिज्म यानी कि प्रलय आते रहता है। प्रलय के बाद वह एरिया पूरा वैनिश हो जाता है, खाली पड़ हो जाता है। खाली होने के बाद उसको फिर पुनः बसाता कौन है? तो गॉड बसाते हैं, वहां पर एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये क्यूवियर साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ हैज अंडरगोन सेवरल कैटास्ट्रोफ या डिस्ट्रक्शन। पृथ्वी पर तो प्रलय आती रहती है। आफ्टर एवरी कैटास्ट्रोफ गॉड क्रिएटेड ए न्यू लिविंग वर्ल्ड। हर प्रलय के बाद भगवान वहां पर एक नए जीवन को बसाते हैं। दिस थ्योरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मैं क्या बोला, ये थ्योरी भी लगभग लगभग किसके जैसा है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। वहां पर क्या बोला गया है कि पूरी दुनिया का निर्माण भगवान ने किया। तो यहाँ पर जो जब दुनिया के कोई हिस्से में प्रलय आ जाता है तो वहां पर उस हिस्से को पुनः कौन बसाता है? तो भगवान ही बसाते हैं। इसी को बोला गया कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी। समझ में आया? यस सर। ठीक, इसी से रिलेटेड एक हमारे साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट हेकल। याद रखना, ये आगे और भी आएंगे। 1866 में उन्होंने क्या बोला कि इस कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी को थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया और उन्होंने बोला कि ये जो देख पा रहे हैं यहाँ जो गॉड ने दोबारा बसाया ना, गॉड ने नहीं बसाया। जब कहीं पर प्रलय आया, प्रलय आने के बाद वहां के ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मारे गए, तो दोबारा वहां पर जीवन किसने बसाया? तो आप लोग बोल रहे कि गॉड ने बसाया। तो हैकल साहब क्या कह रहे हैं कि गॉड ने नहीं बसाया, बल्कि वो अपने आप वहां पर जो मरे हुए जो एबायोटिक फैक्टर थे, अजैविक पदार्थ जो पड़े हुए थे, वो सभी अजैविक पदार्थ एक सही इन्वायरमेंटल कंडीशन आने पर, एक फेवरेबल कंडीशन आने पर वो सारे के सारे अजैविक पदार्थ आपस में मिल गए हैं और एक जीवन का रूप ले लिए हैं, एक जीवन का क्या बोलना चाहिए, आकार ले लिए हैं, और तब जगह वहां पर जीवन बना है। कोई गॉड ने नहीं बनाया। तो उन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी को बस थोड़ा बदल दिया, बाकी सभी चीजें सेम है, यहां तक पूरा सेम है। आखिर में जो था, कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी में बोलते थे कि गॉड ने उसको पुनः जीवन को सुव्यवस्थित किया। तो हर्नेस्ट हैकेल का कहना है कि गॉड ने नहीं किया, बल्कि वो अपने आप अजैविक पदार्थ जो थे वो अपने आप मिल गए और जो मोनोमर से पॉलीमर बने होंगे, पॉलीमर से फिर कोई एक रूप लिए होंगे, स्ट्रक्चर बनाए होंगे, वहीं से जीवन की शुरुआत हुई है। इतना उन्होंने डेवलप किया। तो देख लीजिए, कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी में जीवन की जो रिस्टैब्लिशिंग होती है, रिस्टैब्लिश होता है किसके द्वारा होता है? रिस्टैब्लिश बाय गॉड, ये बोला गया था। लेकिन अर्नेस्ट हैकेल साहब का जो कहना है, उनके द्वारा जो
जीवन की पुनः यहां पर स्थापना होती है, रीइस्टेब्लिश्ड बाई ऑटोनोमसली फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। अजैविक पदार्थों से वहां पर जीवन पुनः व्यवस्थित हो जाता है, अजैविक पदार्थ मिल जाते हैं, मोनोमर से पॉलीमर बना लेते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर जीवन की शुरुआत होती है। तो उस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया मैकेनिस्टिक थ्योरी। क्या बोला उनको? मैकेनिस्टिक थ्योरी। कोई गॉड नहीं आते हैं। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी को डेवलप कर दिया? कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी को बस क्या कर दिया? डेवलप्ड इनटू मैकेनिस्टिक थ्योरी। ठीक, चलिए। उनके अनुसार क्या था कि मान लीजिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक पदार्थ पड़े हुए थे, ये नॉन लिविंग पदार्थ मान लीजिए यहां पर थे, ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं सबके सब। ये चलिए, ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को जब सही वातावरण मिल जाएगा, सही टेम्परेचर, सही प्रेशर, सही मॉइस्चर, सही एयर कंडीशन, यदि सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा एट फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ये सारे नॉन लिविंग पदार्थ आपस में मिल जाएंगे और कोई क्रिस्टल का रूप ले लेंगे, और यही क्रिस्टल जाके आगे क्या बनाया होगा? कोई लाइफ का निर्माण किया होगा, उसके अंदर सारी चीजें बन गए होंगे ऐसे, तो क्रिस्टल लाइक लाइफ बन गया होगा। ठीक है, तो ये इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि जब सबसे पहली बार जब पृथ्वी था ना, उस पृथ्वी में तो कोई जीवन नहीं था, तो वहां भी तो पहले कोई ना कोई मतलब नॉन लिविंग मटेरियल थे, सब्सटेंसेस थे, तो उससे कैसे जीवन बना? तो शुरू के पृथ्वी से जैसे जीवन बना है, कुछ ऐसे ही जीवन इस समय भी बना होगा। ये जो यहाँ प्रलय आ रहा है, जीवन खत्म हो जा रहा है, कोई जीवन नहीं है, तो दोबारा जो जीवन बन रहा है, उस दोबारा कैसे बना? तो पहली बार जैसे बना था, कुछ इस तरीके से ही नॉन लिविंग मटेरियल से जीवन बना होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये सी था भाई, समुद्र था मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ना। हाँ चलिए, तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था, मैं बोला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को रख दिया, सॉल्यूशन के रूप में घोल दिया, सही इन्वायरमेंटल कंडीशन दे दिया उसको, तो देखिए क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको उन्होंने लाइफ बोला, और ऐसे बोला कि शायद पृथ्वी में सबसे पहले बार ऐसे हुआ होगा। इस प्रकार से जीवन की दोबारा जो पुनः स्थापना हुआ था, ऐसे ही हुआ होगा वहां पर। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मैकेनिस्ट थ्योरी या मैकेनिस्टिक थ्योरी, just as crystal of substances are suddenly formed, substances क्रिस्टल के रूप में बदल जाएंगे बोल रहे हैं, इन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगा, उस कंडीशन में ही ऐसा चीजें बन पाएगा। इन द सेम वे ऑन द एंशिएंट अर्थ, crystal of life form suddenly formed in the solution of a non-living substances under सर्टेन एटमोस्फेरिक कंडीशन, कि शुरू के पृथ्वी में जब एक स्पेशल प्रकार का इन्वायरमेंटल कंडीशन आया होगा और नॉन लिविंग पदार्थ जो आपस में मिल करके एक लिविंग क्रिस्टल के फॉर्म में जीवन को बनाए होंगे, तो उस प्रकार से यहां पर भी दोबारा ऐसा बना होगा। ठीक है ना, नॉन लिविंग पदार्थ मिल गए होंगे और जीवन बनाए होंगे, कोई गॉड आके उसको नहीं बनाए होंगे। ठीक, तो इस थ्योरी को क्या बोला गया? जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और थ्योरी का नाम दिया मैकेनिस्टिक थ्योरी। आगे बढ़ो। चलिए भाई, अब हम आते हैं थ्योरी नंबर 3 पे। तीसरा थ्योरी हमारा है पेनिस्पर्मिया थ्योरी। पेनिस्पर्मिया मतलब होता है ब्रह्मांड, या इंटरप्लेनेटरी मतलब अलग अलग ग्रहों के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं हम लोग, और अगला कॉस्मो जो एक मतलब होता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांडवाद, ब्रह्मांड से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इस थ्योरी को जो वैज्ञानिक प्रपोज किए थे, देखिए कौन है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हरमन रीचर 1865 में, याद रखना नाम को, हरमन रीचर ने 1865 में इस थ्योरी को दिया था, एंड सपोर्टेड बाय केमिस्ट, एक रसायन शास्त्री थे अरेनियस, उन्होंने 1908 में इस थ्योरी को सपोर्ट किया। याद रखना, प्रपोज करने वाले हरमन रिचर थे, सबसे पहले इस थ्योरी को देने वाले हरमन रिचर थे, और इस थ्योरी के पक्ष में जो बात करने वाले थे वो आरेनियस थे। और आरेनियस कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, वो अपने केमिस्ट्री के फील्ड में
उनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज मतलब पूरी दुनिया में एकमात्र 1 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा उसके कार्यों की सराहना के लिए। एकदम अविश्वसनीय जो कार्य करते हैं उनको ही दिया जाता है। तो यदि इनको अपने फील्ड में इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, पूरी दुनिया में एक पुरस्कार उस फील्ड में, तो इस व्यक्ति की बातों को ऐसे आप कैसे अनदेखा कर सकते हो? बातों को कुछ समझना पड़ेगा हमको, ठीक है, मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो देखिए इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये देखिए आप, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्लेनेट है, नीचे दिख रहा है, देखिए ये हमारा अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, और ये कोई अदर प्लेनेट है, अदर प्लेनेट है। इनका क्या कहना है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि हमारे पृथ्वी में जीवन तो बाद में बना है, हमसे पहले एडवांस लाइफ तो किसी और ग्रह में था, ठीक है ना। तो इस ग्रह में अदर प्लेनेट जो लिखा हो यहां पर, ये एडवांस लाइफ था, एडवांस लाइफ, ठीक। और वहां पर जो लाइफ था वो स्पोर के रूप में घूम रहा था, चारों तरफ स्पोर के रूप में घूम रहा था। मान लीजिए वो स्पोर ये है, ये देखिए रेजिस्टेंस स्पोर के रूप में घूम रहा था। रेजिस्टेंस स्पोर मतलब कि ऐसा स्पोर जिसके ऊपर न तो टेम्परेचर का, न तो प्रेशर का, न तो किसी प्रकार कोल्डनेस का, ड्राइनेस का किसी का असर ना हो, प्रतिरोधी स्पोर के रूप में घूम रहा था, ठीक। और इस दूसरे प्लेनेट से ये स्पोर गलती से आया और हमारे पृथ्वी पर टकरा गया, गलती से आया, पृथ्वी पर टकराया बोल रहा हूं ना, मिस्टेकनली, गलती से पृथ्वी पर टकराया। जब पृथ्वी पर टकराया तो अगला जो देखिए यहां पर लिखा है एक्सीडेंटली रीच टू अर्थ, अचानक से पहुंच गया, गलती से पहुंच गया। और जैसे ही टकराया, आप ये डायग्राम को देखिए, ये जब स्पोर यहां पर आया तो वो स्पोर कुछ समय बाद क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया। आप ये सोचिए, ये जर्मिनेट हो गया, ये देखिए, हो सकता है बैक्टीरिया के रूप में या शुरू प्रकार के ऑर्गेनिज्म के रूप में ये क्या हो गया, जर्मिनेट। कब जर्मिनेट हुआ, जब दूसरे ग्रह से ये रेजिस्टेंस स्पोर आके पृथ्वी पर टकराया, टकराने के बाद उसको जब सही इन्वायरमेंटल कंडीशन मिला, जर्मिनेट एट फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिलने पर ही क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। और जर्मिनेट होने के बाद क्या हो गया भाई, वो आगे ग्रो करेगा, ग्रो करके इवॉल्व होगा, नए नए प्रकार की प्रजातियों को बनाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ग्रो एंड इवॉल्व, और इवॉल्व करने के बाद देखिए आज की स्थिति ये प्रेजेंट डे है, या आप ये समझ लीजिए ये प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे अर्थ, वर्तमान समय का पृथ्वी है ये। यहां पर केवल इंसान बना, ये नहीं मत देखो आप, यहां पर इंसान बना मतलब इसके पहले ये 17-18 मिलियन प्रजातियां सब बन चुकी हैं। तो जीवन कहां से आया बताइए, दूसरे ग्रह से आए कि नहीं। यहां पर हमारे पृथ्वी पर जीवन का संबंध किससे है, एक दूसरे ग्रह से है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, दो ग्रह के बीच की बात कर रहे हो। हमारा पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है, प्लेनेट है, ग्रह है, और दूसरे ग्रह से हमारे पृथ्वी पर जीवन आया है, मतलब दो ग्रह के बीच की बात कर रहे हो। तो आप इंटर प्लेनेटरी की बात कर रहे हो ना, इंटर प्लेनेटरी, या ब्रह्मांड की बात, ब्रह्मांड के कहीं से इस पर उड़ के आया बोल रहे हो, पेनिस्पर्मिया, या क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस्मोजोइक। तो जो भी थ्योरी बोलो आपका मतलब सही है, मतलब वही है, ब्रह्मांडवाद बोलो, ब्रह्मांड से जीवन की उत्पत्ति हुई है जो गलती से हमारी पृथ्वी पर पहुंच गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे हरमन रिचर्ड साहब ने बोला, और इनको सपोर्ट किया किसने, आर्रेनियस साहब ने, देख लीजिए। द लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड,
जीवन जो है पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ था पहले से, इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस स्पोर, स्पोर के रूप में, एक प्रकार के बीज के रूप में या जर्म के रूप में फैला हुआ था ऑफ लिविंग फॉर्म। वो सभी के सभी स्पोर जीवित थे। उसको क्या बोला गया? कॉस्मोजोआ। ये जो स्पोर्स था ना सब तरफ जो फैला हुआ था उसको कॉस्मोजोआ के नाम से जानते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा है, देखिए, ये कॉस्मोजोआ। ठीक। दीज रीच द अर्थ एक्सीडेंटली, वो हमारे पृथ्वी पर गलती से पहुंचा। फ्रॉम सम अदर प्लेनेट, किसी और ग्रह से, पता नहीं कौन से ग्रह से पहुंचा। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ, दिस डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म एंड इवॉल्व इनटू एग्जिस्टिंग फॉर्म। जैसे उसको सही समय मिला, सही वातावरण मिला, सही तापमान, प्रेशर सब सही मिला, तो वो जर्मिनेट कर गया, ग्रो कर गया और इवॉल्व हो गया, और आज क्या दुनिया आपके सामने है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिस्पर्मिया थ्योरी या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी या कॉस्मोजोइक थ्योरी। अगला देखिए, पेनिस्पर्मिया थ्योरी इज सपोर्टेड बाय, और कौन कौन सपोर्ट करते हैं इनको? प्रेयर सपोर्ट करते हैं, 1880 में आके सपोर्ट किए। हेल्महोल्ट्ज ने 1884 में सपोर्ट किया। आरेनियस ने 1908 में सपोर्ट किया, अभी जो बात कर रहे थे हम लोग। हॉयल ने 1950 और 1983 में सपोर्ट किया। बॉन्डी नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में सपोर्ट किया। ये सब क्या बोलते हैं कि एटर्निटी ऑफ लाइफ। एटर्निटी ऑफ लाइफ मतलब होता है लाइफ विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंडिंग, कि जीवन की न तो उत्पत्ति होती है और न ही जीवन खत्म होता है। मतलब न तो जीवन बनता है और न ही जीवन समाप्त होता है, बल्कि जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ट्रांसफर हो रहा है बस। समझ में आया ना? जीवन का ना तो शुरू होता है ना तो जीवन का अंत होता है। जीवन बस एक ग्रह से दूसरे ग्रह में इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक। और ये कुछ हमको प्रूफ भी देते हैं। ये प्रूफ देते हैं कि जो हमारे, ये देख लीजिए आप, पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं प्रूफ की बात करता हूं। ये मान लीजिए कोई एक अदर प्लेनेट था, कोई दूसरा प्लेनेट था, तो इस प्लेनेट पर जीवन कहां से आया होगा? मान लीजिए किसी और प्लेनेट से आया था। ये देख लीजिए, ये दूसरे ग्रह से कोई मान लीजिए उल्का पिंड आया और इस ग्रह पे टकराया। अभी जो सामने देख रहे हो, उल्का पिंड है, मेटेरॉइड्स बोलते हैं इसको आप। आया उल्का पिंड और यहां पर टकराया। जब टकराया तो जैसे ही बहुत खतरनाक टकराव होगा तो यहां से फिर कोई टुकड़े निकले होंगे इस ग्रह से, और वो टुकड़े फिर फेंकाए होंगे ऐसे, और ये टुकड़े फेंका करके कहां गए होंगे? मान लीजिए पृथ्वी में आके गिरे होंगे ये, तो पृथ्वी से कुछ टुकड़ा निकला होगा, किसी और ग्रह में गया होगा। तो इस प्रकार से एक ग्रह से दूसरे ग्रह में मीटियोरॉइड्स तो पहुंच रहे हैं ना। मीटियोरॉइड्स मतलब उल्का पिंड तो पहुंच रहे हैं ना। ये क्या थे? मीटियोराइट्स थे। यहां भी मीटियोराइट्स आए थे, मीटियोराइट्स पहुंचे थे। तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में उल्का पिंड पहुंच रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इस ग्रह में, ये जो मैं आपको नंबरिंग कर रहा हूं, चलिए, ये पहला ग्रह था मेरा, समझाने के लिए ये दूसरा ग्रह था। तो इस पहले ग्रह में किसी और ग्रह से आया था। जब उस ग्रह में मान लीजिए जीवन पहले से था, तो उल्का पिंड के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जैसी संरचनाएं, या उनके कुछ जेनेटिक पार्टिकल या उनके फॉसिल्स या उनके जीवाश्म चिपके होंगे मान लीजिए, वो आके पहले ग्रह में पहुंच गए और पहले ग्रह में जीवन बीता, समझ लीजिए। यहाँ का जब उल्का पिंड जाके टकराया होगा हमारे पृथ्वी में, तो इस ग्रह के जो जीव होंगे उनके जीवाश्म भी उल्का पिंड के साथ साथ हमारे पृथ्वी पर आके टकराए होंगे। इस प्रकार से जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो इनका कहना क्या था, देख लीजिए, कि जब पृथ्वी में टकराया होगा तो यहाँ के जो खगोल वैज्ञानिक लोग होंगे, स्पेस रिसर्चर लोग होंगे, जो स्पेस के बारे में केवल अध्ययन करते हैं, वो लोग स्टडी किए होंगे। तो उस उल्का पिंड में कुछ बैक्टीरिया के सैंपल मिले होंगे, जेनेटिक कोड मिले होंगे, और इस कोड के आधार पर बताया होंगे कि यह कोड तो बहुत पुराना जेनेटिक कोड है, बहुत पहले का जेनेटिक कोड है, हमारे पृथ्वी में जीवन आने के पहले का जेनेटिक कोड है। इसका मतलब
ये जो अभी उल्कापिंड से आया हुआ है, ये जीवाश्म हमारे पृथ्वी में जीवन के पहले का ये जीवाश्म है, इसका मतलब दूसरे ग्रह से आया था ये। तो हो सकता है कि दूसरे ग्रह में हम लोगों से पहले जीवन मौजूद था और वहां से हमारा जीवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये इनका कहना है। देख लीजिए, एविडेंस फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लेनेट ऑफ कॉस्मोस came from the discovery of fossils of microorganism in meteorites। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो उल्कापिंड आ रहा है दूसरे जगह से हमारे पृथ्वी पर, दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पर, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल्स हैं, वो फॉसिल्स दूसरे जगह से उड़ करके हमारे जगह पे आ रहे हैं, और उसको जो स्पेस रिसर्चर साइंटिस्ट लोग हैं वो स्टडी करके बता रहे हैं कि उसकी उम्र, उस जीवाश्म की उम्र हमारे पृथ्वी की उम्र से पहले का है। हमारे पृथ्वी में जो जीवन हुआ उसकी उम्र से पहले का उम्र का है, मतलब दूसरे ग्रह में जीवन पहले से मौजूद था। ठीक है, तो बोरा देखिए पहला कमेंट, एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लेनेट ऑफ कॉस्मोस केम फ्रॉम द डिस्कवरी। ठीक है ना, कि दूसरे ग्रह पर, ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर जीवन पहले से मौजूद था हमारे ग्रह की तुलना में। कौन बताया उसको? स्पेस रिसर्च हैज शोन दैट, ये जो स्पेस रिसर्चर साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बताते हैं कि जो दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह में जीवन पहुंच रहा है उल्कापिंड के माध्यम से, उसमें जो बैक्टीरिया आए हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हुए हैं, उन बैक्टीरिया के पास बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता पाई जाती है। मतलब एयरलेस और वाटरलेस कंडीशन, बिना हवा बिना पानी के जीवित रहने की क्षमता पाई जाती है। तो संभव है कि ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंच गए हों, किसी और ग्रह से हमारे पृथ्वी पर जीवन पहुंच गया हो, क्योंकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये क्षमता पाई जाती है। ये हमारे स्पेस रिसर्चर साइंटिस्ट लोग कहते हैं। देख लीजिए, स्पेस रिसर्च हैज शोन दैट बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड द रिगर, रिगर मतलब बहुत ही कठिन या विपरीत परिस्थिति पर। आप स्पेस ट्रेवल, जब स्पेस में ट्रेवल करते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते हैं, तो हो सकता है बीच में हवा ना मिले, पानी ना मिले, है ना। जब उल्कापिंड जा रहा होगा तो उसमें चिपका हुआ बैक्टीरिया भी जा रहा होगा। एंड कैन सर्वाइव इन एयरलेस एंड वाटरलेस इन्वायरमेंट। कुल मिला के इतने जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सपोर्ट किया पेनिस्पर्मिया थ्योरी को, वो ये कहते हैं कि जीवन दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह में आया हो सकता है, क्योंकि जब उल्कापिंड दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पे गिरता है तो उसमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और वो फॉसिल्स हमारे पृथ्वी के जीवन के पहले के हैं। और ये जो फॉसिल्स मिले हैं, जो बैक्टीरिया मिले हैं, वो बिना पानी का, बिना हवा का भी रह सकते हैं, बिना रेडिएशन का भी रह सकते हैं। तो हो सकता है, संभव है कि हमारा जीवन दूसरे ग्रह से आया हुआ है, ये सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं। ठीक, जबकि कुछ विरोध करने वाले लोग भी हैं इस थ्योरी को। ऑब्जेक्शन कौन कैसे करते हैं, देख लीजिए। ऑब्जेक्शन करने वाले कहते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो, वो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम ड्राइनेस और एक्सट्रीम रेडिएशन में, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे में, बहुत ज्यादा सूखापन में और बहुत ज्यादा विकिरणों में कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जब उल्कापिंड एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा रहा होगा तो अनेक ग्रहों का लाइट पड़ रहा होगा, अनेक ग्रहों का रेडिएशन पड़ रहा होगा, तो हो सकता है कि उसमें वो मारा जाए। तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाओगे तो बीच में हो सकता है पूरा बिना हवा का एरिया मिल जाए, बिना पानी का एरिया मिल जाए, बहुत सूखा वाला एरिया मिल जाए, एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन मिल जाए, बहुत सारा रेडिएशन मिल जाए। उन सब स्थिति में हो सकता है कि वो मारा जाए। तो जीवन दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह में तो आ ही नहीं सकता, ये विरोध करने वाले लोग कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, लाइफ लिविंग मैटर कैन नॉट सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस एंड इंटेंस रेडिएशन। बहुत ठंडी में, बहुत सूखे में और बहुत विकिरणों के साथ हमारा लिविंग मैटर यानी कि कोई बैक्टीरिया वगैरह जिंदा नहीं रह पाते, बोल रहे हैं आप। इंटरप्लेनेटरी स्पेस मतलब दो ग्रहों के या कुछ ग्रहों के बीच में जो स्पेस है, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जब जा रहा तो बीच में जो स्पेस मिला, जैसे ये हो गया, देख लीजिए, ये इस जगह पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, बोल रहे हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उठाते हैं कि यदि मान भी लें कि आप कह रहे हैं कि दूसरे ग्रह से हमारा जीवन हमारे पृथ्वी पर पहुंचा है,
तो हमको इस 3 सवालों का जवाब दीजिए बोलते हैं। और 3 सवाल ये है, ये हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, कि आप कह रहे हो कि जीवन न तो शुरू होता है नहीं अंत होता है, जीवन केवल एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा रहा है। तो मुझे ये बताइए या हमें ये बताइए कि सबसे पहली बार जीवन तो कभी ना कभी बना होगा, वो कैसे बना होगा? तो पेंसपर्मिया थ्योरी देने वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। भाई एक ग्रह से दूसरे जगह ग्रह में जा रहा है, ग्रहों से ग्रहों में ट्रांसफर हो रहा है जीवन किसी न किसी फॉर्म में उल्का पिंड के साथ चिपक करके, तो पहली बार कभी ना कभी तो बना होगा ना, तो वो कैसे बना बताइए? तो नहीं बता पाए। दूसरा सवाल ये करते हैं कि फ्रॉम वेयर, और सबसे पहली बार कहां बना ये भी बताइए, ये भी नहीं बता पाए हमारे हरमन रिचर और अरेनियस साहब ने, एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसको। तीसरा सवाल क्या दागते हैं, देखिए, हाउ स्पोज रीच्ड अर्थ, कि पृथ्वी पर कैसे पहुंचा भाई, जब बीच में हाई कोल्ड है, हाई ड्राइनेस है और बहुत सारा रेडिएशन है, तो पृथ्वी पर पहुंचा कैसे? बीच में जल जाना चाहिए, उसको खत्म हो जाना चाहिए, पृथ्वी पर कैसे पहुंचा ये बताइए। तो तीनों का जवाब हमारे सपोर्टर लोग भी नहीं दे पाए, ठीक है ना? जो पेनिस्पर्मिया थ्योरी को देते हैं वो लोग भी इन तीनों का जवाब नहीं दे पाए। समझ में आया कहानी? देख यस लीजिए, सर। अगर मान लीजिए मैं इसको अर्थ मानता हूं, पृथ्वी मानता हूं, तो देखिए किसी और ग्रह से ये कैसे उल्का पिंड आ रहा है, फ्रॉम अनदर प्लेनेट। देखिए ये क्या है, उल्का पिंड। कैसे गिरते हैं दिख रहा है ना? देखो जब टकराते हैं तो बहुत भारी भयंकर प्रेशर से टकराते हैं। देखो ये गिरा हुआ है, ये जब इसको हटा देंगे आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो जाता है। और इन्हीं के साथ मान लीजिए कोई एक जीवाश्म आया था, मैं इसको व्हाइट कलर से बना दे रहा हूं, चलिए ये जीवाश्म कोई आया था, देखो ये यहाँ पर देखिए गोल घेर दे रहा हूं। इस जीवाश्म को खगोल वैज्ञानिक लोग जब स्टडी किए होंगे तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ देखे होंगे और बोल रहे हैं कि जीवन दूसरे ग्रह से आया है। क्यों देख के बोल रहे हैं? कि इसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इस जीवाश्म का जो लाइफ है, हमारी पृथ्वी में जब लाइफ आया था उसके पहले का लाइफ है ये, तो इसका मतलब दूसरे ग्रहों पर जीवन पहले से मौजूद था, ठीक है ना? तो जो हम एलियन एलियन की बात करते हैं या पिक्चरों में बात करते हैं, मूवी में बात करते हैं, हो सकता है वो सही हो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अब मैं डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी को पढ़ूं उसके पहले इतना चीज समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से यस करके भेजें आप, जल्दी भेजें, मैं देखूंगा ना। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग, हमारे पास अगला थ्योरी है डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी। यहां पर एक शब्द जुड़ा, देखिए पेनिस्पर्मिया थ्योरी। यदि पेनिस्पर्मिया थ्योरी आप समझ गए हो तो डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी भी समझ जाओगे। मैं बार बार बोला हूं कि पेनिस्पर्मिया थ्योरी क्या कहता है कि हमारा जो पृथ्वी पर जो आज जीवन देख रहे हो आप, चारों तरफ जो जीवन विकसित हो रहा है, वो जीवन किसी और ग्रह से आया हुआ है, गलती से पहुंचा है, वो एक्सीडेंटली पहुंच गया पृथ्वी पर, कोई भेजा नहीं था उसको। जबकि डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी क्या बोलता है, ऐसा नहीं है भाई। ये इसको देने वाले कौन लोग हैं देखिए तो, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय नोबेल लॉरिएट फ्रांसिस क्रिक। ये कौन फ्रांसिस क्रिक हैं? ये वो फ्रांसिस क्रिक हैं, वाटसन क्रिक वाले क्रिक है ना, ठीक, जो 1952 में डीएनए का डबल हेलिक्स दिए थे, जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये वही फ्रांसिस क्रिक हैं। ये क्रिक और दूसरा लेजली ऑर्गेल,
तो क्रिक और ऑर्गेल साहब का क्या कहना है, ये भी नोबेल लॉरिएट है, नोबेल मतलब जो फैंसी क्रिक है ना, क्रिक साहब भी, वहां पर अरेनियस साहब को नोबेल प्राइज मिला था, यहाँ पर क्रिक साहब को मिला है। तो क्रिक साहब का क्या कहना है, इन दोनों का क्या कहना है, क्रिक और ऑर्गेल का, कि भैया रिचर्ड साहब, हरमन रिचर्ड साहब और अरेनियस साहब, आप दोनों का यह कहना है कि जीवन की जो हमारे पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है और दूसरे ग्रह से गलती से पहुंच गया तभी हुई है, ऐसा नहीं है, गलती से नहीं पहुंचा है। और दूसरे ग्रह वाले जो जीवन वहां पर मौजूद है ना, वहां पर जीवन पहले से मौजूद है और बहुत एडवांस है वो लोग हमसे, और इतना एडवांस है कि वो लोग जानबूझ के वहां से स्पोर को हमारे पृथ्वी पर फेंके हैं, खेती के रूप में यहां पर बो के चले गए हैं वो लोग, गलती से नहीं आया है, उन्होंने वहां से डायरेक्शन दिया, वहां में दूसरे ग्रह पे बैठे हुए लोगों ने डायरेक्शन दिया और पृथ्वी पर आके कुछ स्पोर की बुआई कर ले किए और चले गए, इसलिए इसको थ्योरी को क्या बोला गया, डायरेक्टेड पेंसपर्मिया थ्योरी। तो पेंसपर्मिया थ्योरी को ही डेवलप करके क्या बना दिया गया, डायरेक्टेड पेंसपर्मिया थ्योरी। दोनों में अंतर क्या है कि पेंसपर्मिया थ्योरी में कहते हैं कि जीवन दूसरे ग्रह से गलती से पहुंचा हमारी पृथ्वी पर, और यहां पर बोल रहे हैं कि गलती से नहीं पहुंचा, जानबूझ के यहां पर लाया गया है। ठीक, तो चलिए कमेंट देखते हैं। दिस थ्योरी वाज रिवाइव्ड द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ये पेंसपर्मिया थ्योरी का रिवीजन वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। देख लीजिए पहले यहां पे, ये मान के चलिए कि यहां पर एक कोई प्लेनेट है, देखिए पूरा हमारा गैलेक्सी है भाई, हमारे गैलेक्सी में कितने तारे, कितने सौर मंडल है, गिनती नहीं है उसका, कोई काउंट नहीं है। ठीक, ये हमारा क्या है, गैलेक्सी, आकाश गंगा कहते हो ना आप लोग, वही है। ढेर सारे यहां पर सौर मंडल हैं, तारे सितारे भरे पड़े हैं, कोई काउंट नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं देखिए इस थ्योरी में, कि मान लीजिए ये कोई एडवांस प्लेनेट हिट है, ये प्लेनेट है, ये कोई अदर प्लेनेट, पता नहीं कौन सा प्लेनेट है, ये बहुत एडवांस्ड है, बहुत एडवांस्ड है। ठीक, यहां पे पहले से सिविलाइजेशन है, मतलब पहले से लोग मौजूद हैं, पहले से यहां पर लोग मौजूद हैं और हमसे बहुत एडवांस है, बोल रहा हूं ना मैं। रुकिए मैं इसको ऐसे बना दूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ये देखिए, वहां पर कुछ लोगों ने आज से हजारों मिलियन साल पहले, हजारों मिलियन मतलब कई बिलियन साल पहले, ऊपर में अपने ग्रह में रहते रहते उन्होंने सोचा क्यों ना एक नया नया एक्सपेरिमेंट किया जाए, और नए एक्सपेरिमेंट में यह किया जाए कि हमारे ग्रह के आसपास जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रह पे चला जाए और वहां पर कुछ स्पोर को बो दिया जाए और ये चेक किया जाए कि ये स्पोर वहां पर उगता है कि नहीं उगता है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, नए नए जब खेत बनाते हैं, मान लीजिए 10 खेत बनाया, 15 खेत बनाया मैं, छोटा छोटा खेत, और जाके वहां पर देखता हूं कि चलो यार यहाँ पर धान उगता है, देखता हूं धान बो के देखता हूं, नए खेत में चला गया, जो बंजर पड़ा था अब तक, बो के वापस आ गया मैं, पानी गिरा, सही इन्वायरमेंट आया, फेवरेबल कंडीशन आया, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो गया, सुइटेबल हो गया, धान का बीज उगना शुरू हो गया। सेम ऐसे जब वो यहाँ बो के चले गए थे पृथ्वी पर धीरे धीरे जब टेम्परेचर प्रेशर में बदलाव आते गया, सही समय आया तो उसी स्पोर से जर्मिनेट हो गया लाइफ, और आज देखो पूरी दुनिया में सब तरफ जीवन चल रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, यहां पर ये हमारा अर्थ है। ठीक, ये अर्थ है। तो दूसरे ग्रह पे बैठे हुए लोग सभी आसपास के ग्रहों में एक्सपेरिमेंट के रूप में वहां से क्या फेंक रहे हैं, देखो तो ये स्पोर, रेजिस्टेंस स्पोर था ना, उसको फेंक रहे हैं, ये समझ लीजिए। और वो स्पोर आके कहां गिर रहा है, देखो आसपास के सभी ग्रहों में गिर रहा है, और साथ साथ हमारे पृथ्वी में भी गिर गया, ये गिर गया। और ये गिरने के बाद हमने देखा
कि हमारा लाइफ वहां से धीरे धीरे सही इन्वायरमेंट आने पर क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया। देखो ये स्पोर आए थे, यहां जर्मिनेट एट फेवरेबल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। तो यहां पर जानबूझ के वहां से बैठे बैठे डायरेक्शन दे रहे हैं किस दिशा में फेंकना है अपने स्पोर को। तो यहां पर डायरेक्शन दिया जा रहा है, और ये कोई एक डायरेक्टर है, समझ लीजिए आप, साइंटिस्ट, कि बोल रहे चलो इस पास वाले यहां फेंको, चलो धान का स्पोर का एक मुट्ठी वहां फेंको, एक मुट्ठी उधर फेंको, ऐसे करके सब तरफ फेंक रहे हैं, उसमें से एक मुट्ठी हमारे पृथ्वी पर गिर गया होगा, इसलिए यहां पर लाइफ जर्मिनेट हो गया। समझ में आया कहानी? यस सर। ठीक है, चलिए अब कमेंट पढ़ते हैं हम लोग। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या चल रहा है देखें भाई, दे एज्यूम दैट, मतलब ये फ्रांसिस क्रिक और लेजली ऑर्गेल क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ना, दैट देयर आर सिविलाइजेशन, कि दूसरे ग्रहों में एट एडवांस स्टेज ऑन अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट में जीवन पहले से विकसित था, वहां पर बहुत एडवांस थे वो लोग। ठीक है, कहां पे, इन आवर गैलेक्सी, हमारे पूरे गैलेक्सी में जितना भी प्लेनेट है, किसी और प्लेनेट में जीवन पहले से मौजूद था और बहुत ही एडवांस फॉर्म में था। एंड दैट द इनहेबिटेंट ऑफ वन सच प्लेनेट, और उस इसमें से किसी एक प्लेनेट में जहां पे जीवन पहले से मौजूद था, एडवांस थे, वहां के रहने वाले लोगों ने सोचा, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले लोग, और डिसाइड किया, डिसाइड सम थाउजेंड ऑफ मिलियन ईयर एगो, कुछ हजारों मिलियन साल पहले बोल रहा हूं ये, टू एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक प्रयोग किया, वेदर लाइफ कैन डेवलप इन न्यू इन्वायरमेंट, क्यों ना जीवन को एक नए ग्रह पे, नए जगह पे, नए इन्वायरमेंट में उगाया जाए। और इसी कड़ी में वो अलग अलग अड़ोसी पड़ोसी के ग्रह पे गए और इस पर को बो करके वापस आ गए। इन देयर नेबरिंग प्लेनेट्स, आस पड़ोस के ग्रह में गए ना, सो दे इन्फेक्टेड सम प्लेनेट ऑन आवर गैलेक्सी, और वो अपने आस पड़ोस के बहुत सारे गैलेक्सी को क्या किया, गैलेक्सी में जाके स्पोर को बो के चले आए। उसमें से एक हमारा कौन सा था, पृथ्वी भी था, देखो यहां से फेंका था, यहां भी फेंके होंगे, दूसरे ग्रह में भी गया होगा, देखो यहां भी गया होगा, आसपास के ग्रह में जहां जहां था वहां वहां फेंक दिए होंगे, यहाँ भी फेंके होंगे, सब जगह। तो पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह था उसमें से। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखिए, सो दे इन्फेक्टेड सम प्लेनेट ऑन आवर गैलेक्सी इंक्लूडिंग अर्थ, हमारे गैलेक्सी के आसपास के सभी ग्रहों में स्पोर बो दिए, उसमें से हमारा पृथ्वी भी था एक, विद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर में क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। दिस वाज कॉल्ड डायरेक्टेड पेंस्पर्मिया थ्योरी, इसी को क्या बोला गया, डायरेक्टेड पेंस्पर्मिया थ्योरी कहा गया। ठीक, ये हमारे ऊपर के जो साइंटिस्ट हैं ये फ्रांसिस क्रिक हैं, ये क्रिक है, नीचे वाले लेजली ऑर्गेल है, ये हो गया। और ये ऐसे ही नहीं बोले, वो अपने इस थ्योरी के लिए कुछ एविडेंस देने का भी प्रयास करते हैं। तो क्या बोलते हैं देखिए, इन सपोर्ट ऑफ द न्यू थ्योरी क्रिक एंड ऑर्गेल हैव साइटेड टू बायोलॉजिकल एविडेंसेस, दो प्रमाण देते हैं। सबसे पहला प्रमाण जेनेटिक कोड, और हमको अभी सबको पता है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, कि जेनेटिक कोड जो होता है वो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, वो तीन तीन बेस मिला के एक एक कोडान बनाते हैं, दैट इज जेनेटिक कोड। और ऐसे जेनेटिक कोड की संख्या हमारे किसी भी आरएनए में मैक्सिमम कितने प्रकार के हो सकते हैं बोलने पर, 64 प्रकार के। तो टोटल 64 ट्रिपलेट कोडान हो सकते हैं। ट्रिपलेट कोडान मतलब जेनेटिक कोड। कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोड एक स्पेशल नंबर होता है, और उस स्पेशल नंबर की वजह से स्पेशल प्रकार का अमीनो एसिड कोड होगा, और अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो टोटल 64 कोडान होते हैं हमारे एमआरएनए में। तो उस 64 कोडान में से जो सबसे पहला कोडान होता है, इनिशिएशन कोडान, जहां से प्रोटीन बनना शुरू होता है, वो होता है AUG।
AUG, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडान या स्टार्ट कोडान। और ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है बोलने पर, कोड द मेथियोनिन अमीनो एसिड, मेथियोनिन अमीनो एसिड, इसको शॉर्टकट में मेट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको कोड करता है, इसको याद रखना। इस 64 कोडान में से 3 कोडान ऐसे होते हैं कि वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, बल्कि ये कोडान जहां मिलते हैं वहां पर प्रोटीन बनने की क्रिया को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, इसलिए इसको स्टॉप कोडान कहते हैं या नॉन सेंस कोडान कहते हैं। नॉन सेंस मतलब कोई काम का न होना। तो क्या क्या है वो 3 स्टॉप कोडान, क्या क्या है, पहला यूगा, अगला यूआ और अगला यूआग। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं। ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, यानी कि जहां पे ये आ जाते हैं जिस लाइन में, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होना बंद हो जाता है। तो कैन नॉट कोड एनी अमीनो एसिड, ये हो गया। आपको दिख रहा होगा, देखिए डायग्राम में ये एक एक खाने में 3 यू 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 सी यू यू ए यू यू जी लिखा है, देखिए तो यू 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 और यू यू सी फेनिलएलनिन को कोड करते हैं, जबकि यू यू ए यू यू जी ल्यूसिन को कोड करता है। ऐसे हर किसी का अपना अपना कोडान है, और वो कोडान स्पेशल अमीनो एसिड को कोड करते हैं। और एक खाने में 4 कोडान दिख रहा है, तो ऐसे टोटल 16 खाने हैं, तो 16 खाने में 16 64 कोडान देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है अभी, इसलिए हम इसके में बात नहीं करेंगे। अब देखिए, जो क्रिक और ऑर्गेल साहब हैं, उन्होंने 2 एविडेंस देने का प्रयास किया और बताया कि जो जीवन हमारा बना है वो किसी और ग्रह से आया हुआ है, और जिस ग्रह से आया हुआ था उसका भी जेनेटिक कोड था, इसमें 64 कोड, ट्रिपलेट कोड है जेनेटिक कोड से। मान लीजिए जैसे ये सीड दिख रहा है, सीड दूसरे ग्रह से जो आया था उसको मैं सीड बोलूं या जर्म बोलूं या स्पोर्स बोलूं, मतलब एक ही है। और जो बोलूं मैं इसमें कितना कोडॉन थे, 64 कोडॉन थे। और आज हमारी दुनिया में जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म में जो भी हो, बैक्टीरिया से लेकर के मैमल्स तक जो भी हैं, उन सभी के एमआरएनए को देखो तो वही 64 कोडान मिलते हैं, कोई अलग कोडान नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं इसी, ये जो सीड या स्पोर्स या जर्म्स जो दूसरे ग्रह से उल्का पिंड के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचा था, या जो दूसरे ग्रह पर बैठे हुए लोग हमारे धरती पर बो दिए थे, ये वही सीड है। और इसी सीड से बाकी सभी एनिमल का हमारा निर्माण हुआ है, सभी प्लांट का निर्माण हुआ है, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है, सभी प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। क्यों बोलने पर, क्योंकि हम सबका जो जेनेटिक कोड है वो जेनेटिक कोड मिलता है इस सीड या जर्म या स्पोर से मैच करता है। और ये सीड या जर्म या स्पोर दूसरे ग्रह से आया हुआ था, क्योंकि हमारे जीवन से कई मिलियन साल पहले का ये स्पोर है। जो फॉसिल्स या जीवाश्म में मिलते हैं ना, उल्का पिंड में जो चिपका होता है, वो हमसे कई साल पहले का है, कई मिलियन साल पहले का है। और जबकि उसमें जो कोडान है वही कोडान हम लोग का भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा निर्माण इसी प्रकार के किसी बैक्टीरिया, स्पोर्स, जर्म या सीड से हुआ होगा, जो कि दूसरे ग्रह में पहले से पनप रहा था। ठीक है, तो पहला समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए कमेंट। देयर इज ओनली वन कोड फॉर all form of life on earth because life has originated and diversified from a single seed या germ। ये बोला जा रहा है कि हमारी पृथ्वी पर जितना जीवन मौजूद है, एग्जिस्टिंग जो लाइफ फॉर्म है, उन सब के पास जो 64 कोडान है, वही 64 के 64 कोडान किसी एक बैक्टीरिया या सीड या जर्म से बना हुआ है, और उस बैक्टीरिया, सीड या जर्म का भी कोडान सेम है। और ये जो बैक्टीरिया, सीड या जर्म या स्पोर था, ये दूसरे ग्रह से आया था। इसका मतलब हमारा जीवन दूसरे ग्रह से आए हुए जर्म से हुआ है या स्पोर से हुआ है। समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। ठीक, चलिए, ये पहला उनका क्या बोलना चाहिए, प्रूफ था।
दूसरा प्रूफ किया था मेटल मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक मेटल होता है, ध्यान से देखिएगा, ये पृथ्वी बनाया हुआ देखिए नीचे, ये अर्थ है। अर्थ में मैं जूम करते रहता हूं, हमारे पृथ्वी पर मोलिब्डेनम 0.02% है, क्रोमियम भी 0.02% है, और निकेल जो है 3.16% है। ये कम कम है कहने का मतलब, लेकिन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मोलिब्डेनम, क्रिएटिव, क्रोमियम और निकेल का, इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक, लेकिन यदि मैं बात करूं, देखिए पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी में टोटल मेटल की अगर मैं बात करूं, टोटल मेटल में से मोलिब्डेनम 0.02, क्रोमियम 0.02, निकेल 3.16, इतना परसेंट है टोटल में से मेटल ये। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि हमारा जीवन इस पृथ्वी से ओरिजिनेट हुआ होता, इसी पृथ्वी से ही हमारा लाइफ बना होता, ये मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं लाइफ, ये लाइफ बना होता, तो हमको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? क्योंकि पृथ्वी से ही बना हुआ है हमारा जीवन। मान लीजिए पृथ्वी से बना है, तो हमारे शरीर को मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती, क्रोमियम की भी जरूरत पड़ती, और निकेल की भी जरूरत पड़ती कि नहीं? हाँ या ना? हम जिस मिट्टी से बने हैं, उस मिट्टी में जो जो मटेरियल हैं, उन मटेरियल की हमको जरूरत पड़ता ना। यस सर। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो लाइफ है, इस लाइफ में मोलिब्डेनम, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों में से हमको क्रोमियम और निकेल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि केवल मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मोलिब्डेनम हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो ये रोल है कि वो एंजाइम के लिए एक बेस प्रदान करता है। इसके बिना एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं आपको ये बोलता कि हमारा जीवन का निर्माण पृथ्वी से हुआ होता, तो पृथ्वी में चूंकि मोलिब्डेनम, क्रोमियम, निकेल तीनों हैं, तो ये तीनों की जरूरत हमको पड़ती। लेकिन हमको केवल मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ रही है, क्रोमियम और निकेल की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, हमारा जीवन पृथ्वी से नहीं बना हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है, कहां से बना है? तो अनेकों ग्रह हैं, किसी एक ग्रह से बना होगा। और कौन से ग्रह से बना होगा? उस ग्रह से बना होगा जहां पर क्रोमियम और निकेल नहीं है, लेकिन मोलिब्डेनम ज्यादा मात्रा में है। मान लीजिए, देखिए यहां पर ऊपर में डायग्राम में दिखा हूं मैं, देखिए ये मान लीजिए, ये ग्रह नंबर मान लीजिए 1, फर्स्ट नंबर, ये ए मान लेता हूं, इसको ए ग्रह है, ये बी मान लेता हूं, इसको सी ग्रह मान लेता हूं। 3 प्लेनेट है। तो ए प्लेनेट में मान लीजिए क्रोमियम नहीं है, निकेल नहीं है, केवल मोलिब्डेनम है। मैं अगला बोल रहा हूं, बी में देख लीजिए, मैं बोला मोलिब्डेनम है, निकेल है, मान लीजिए क्रोमियम नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए मैं बोला कि जो सी ग्रह है उसमें मान लीजिए मोलिब्डेनम नहीं है और क्रोमियम और निकेल है। मतलब कुछ भी कर लीजिए, कुछ किसी को भी कट कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे ये बताइए, ये लाइफ जो बना हुआ है, अभी जो डायग्राम दिख रहा है, ये मैं पृथ्वी से नहीं बना है बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में तीनों प्रकार के मेटल हैं। तो अगर इसी मिट्टी से हम बने होते तो हमको तीनों की जरूरत पड़ती, जबकि यहाँ पर केवल मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती है, क्रोमियम और निकल की हमको जरूरत नहीं है। उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो बताइए मुझे, क्या हमारा निर्माण पृथ्वी से हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो फिर अब बताइए, इन 3 ग्रहों में से कहां से हुआ होगा? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? ए बी सी, किससे हमारा निर्माण हुआ होगा? अगर हमारा ए वाला। निर्माण ये सी से हुआ होता, सी से हुआ होता, तो हमारे शरीर को किसकी किसकी जरूरत पड़ती? क्रोमियम की और निकेल की। क्योंकि इस ग्रह की मिट्टी से हम बने होते तो हमारे बॉडी में, हमारे की जरूरत है केवल मोलिब्डेनम की। मतलब हम कौन से ग्रह से नहीं, कौन से प्लेनेट से हम नहीं बने, बताइए? प्लेनेट सी से नहीं बने हैं ना हम लोग। ठीक, से हमारा निर्माण नहीं हुआ है। अब प्लेनेट बी की अगर मैं बात करूं, अगर बी से बना होता, मोलिब्डेनम और निकेल दोनों की पड़ती, जबकि हमको किसकी जरूरत पड़ती है? केवल मोलिब्डेनम की। इसका मतलब बी ग्रह से भी नहीं बने हम लोग, ये समझ लीजिए। अगला देख लीजिए,
अगर मैं बोला हमारा निर्माण ये प्लेनेट ए से हुआ होता तो प्लेनेट ए में केवल मोलिब्डेनम है, इसकी मात्रा ज्यादा है यहां पर देखिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि हमारा शरीर में मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती, क्रोमियम और निकल की जरूरत नहीं पड़ती। और देखिए हो भी वही रहा है, मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ रहा है हमको, और यहां पर किसकी जरूरत नहीं पड़ रहा है भाई, क्रोमियम और निकल की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या समझूंगा कि हमारा निर्माण कहां से हुआ है, किसी और ग्रह से हुआ है, पृथ्वी से हुआ है क्या? अगर पृथ्वी से हुआ होता तो हमको तीनों प्रकार के मेटल की जरूरत पड़ती ना, जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जबकि केवल मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे लाइफ का ओरिजिन कहां से हुआ होगा, उस ग्रह से हुआ है जहां पर मोलिब्डेनम की मात्रा ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब कमेंट देखिए, अब कमेंट फटाफट पढ़ रहा हूं मैं। द मेटल मोलिब्डेनम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अभी बोला हूं बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम को बेस प्रदान करता है ना ये। अगला कमेंट देखिए, इट फॉर्म ए बेस फॉर मेनी एंजाइम सिस्टम, ऑल्दो सो इंपॉर्टेंट इट कंस्टिट्यूट्स जस्ट 0.02% ऑफ द टोटल मेटल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। पूरे पृथ्वी में जितना भी मेटल है उसका 0.02% बनाता है, ठीक। Whereas metal like chromium and nickel very much similar to molybdenum, क्रोमियम और निकल भी मोलिब्डेनम की तरह बिल्कुल प्रॉपर्टीज में सेम है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग 0.02 एंड 3.16, मतलब क्रोमियम जो है 0.02, निकल जो है 0.316% बनाते हैं, पूरे पृथ्वी के मेटल में से ये इतने की भागीदारी रखते हैं। हैव नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनका कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं इसी से बना होता तो इसका भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता ना, अगर मैं इसी मिट्टी से बना होता तो, लेकिन उसका कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा निर्माण पृथ्वी से नहीं हुआ है, उस ग्रह से हुआ है जहां पर मोलिब्डेनम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मोलिब्डेनम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब जहां पर मोलिब्डेनम है, क्रोमियम और निकल नहीं है वहां पे। तो क्रिक और ऑर्गेल साहब इसी को तो प्रूफ मानते हैं, क्रिक एंड ऑर्गेल कंटेंट, ये साबित करना चाहते हैं दैट द बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी में रहने वाले लोगों में जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, बॉडी के अंदर की जो चीजें हैं, शुड रिफ्लेक्ट इट्स कंपोजिशन, कि बॉडी के अंदर क्या चीजें हैं उसकी कंपोजिशन को मैच कराओ, पृथ्वी के साथ बोल रहे हैं। एंड व्हेन इट इज नॉट सो इट मींस, अगर पृथ्वी के साथ मैच कराओ और मैच नहीं होता है, नॉट मैच बोल रहे हैं ना, नॉट सो बोल रहे हैं। यदि मेरे बॉडी के अंदर के केमिकल कंपोजिशन को पृथ्वी के केमिकल कंपोजिशन से मिलाऊं और पूरा पूरा मैच करता है, तो मैं बोलूंगा मैं पृथ्वी से बना हुआ हूं, मेरा निर्माण पृथ्वी से हुआ है। लेकिन मैच नहीं किया तो मैं बोलूंगा अदर दूसरे ग्रह से मेरा निर्माण हुआ है, जीवन का निर्माण हुआ है। इट मींस लाइफ मस्ट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू दिस प्लेनेट, दिस प्लेनेट मतलब अर्थ की बात कर रहा है, ये अर्थ में आया है बोल रहे हैं, एक्सपोर्टेड बोल रहे हैं, एक्सपोर्टेड टू दिस प्लेनेट फ्रॉम सम अदर प्लेनेट, इस हमारे ग्रह पर, पृथ्वी पर हमारा जीवन कहीं और ग्रह से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है, तो कहां से बोलने पर, वेयर मोलिब्डेनम इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, जहां पर मोलिब्डेनम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उस ग्रह से हमारा निर्माण हुआ है। ये दो प्रूफ हैं, क्रिक और ऑर्गेल के जेनेटिक कोड और मेटल मोलिब्डेनम, ये प्रूफ हैं, और ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों प्रूफ ये बताना चाहते हैं पर और ग्रह से आए हुए से हुआ है। समझ में आया? देख लीजिए भाई, ये मेटल कंपोजिशन ऑन अर्थ, अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये तीनों के तीनों अर्थ हैं। मोलिब्डेनम 0.02%, बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी में, एंजाइम को बेस प्रदान करता है। क्रोमियम और निकल 0.02%, 3.16, जबकि दोनों का रोल नहीं है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। अगर मैं पृथ्वी से बना होता तो तीनों का रोल होता, क्योंकि तीनों का कुछ ना कुछ मात्रा मेरे बॉडी में रहता, लेकिन केवल मोलिब्डेनम की मात्रा है, मतलब उस ग्रह से मैं बना हूं जहां पर मोलिब्डेनम की मात्रा बहुत ज्यादा है।
क्लियर है? आगे बढ़ू, अगला देखिए। अकॉर्डिंग टू थॉमस गोल्ड, ये बहुत खतरनाक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा देखिए तो, थॉमस गोल्ड कहते हैं कि हमारे ग्रह पे, पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, वो जीवन की उत्पत्ति दूसरे ग्रह से हुई है। और ठीक है, मानता हूं, लेकिन कैसे करके हुई है ये तो सोचिए आप। और क्या बोलते हैं कि मान लीजिए ये प्लेनेट नंबर ए था, मैं मान रहा हूं प्लेनेट ए, ये प्लेनेट बी मान लीजिए, दूसरे ग्रह हो गए। अरे हमारा अर्थ ये हो गया। ये क्या कहते हैं कि दूसरे ग्रह के लोग जो पहले से जीवन मौजूद है वहां पर, उन लोगों के जो कॉस्मिक जो कचड़े हैं, उन कॉस्मिक कचड़ों को उन्होंने हमारी तरफ फेंक दिया। कॉस्मिक गार्बेज मतलब क्या होता है? दूसरे ग्रह का कचरा। रुकिए, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। ये हो गया कॉस्मिक गार्बेज, ये हो गया। देखिए, तो प्लेनेट ए वाले लोग जो एडवांस थे, हमसे बहुत एडवांस हैं, उन लोगों ने अपने सारे कचड़े को हमको, हमारे पृथ्वीवासियों को, धरतीवासियों को, जो हम पहले बने नहीं थे, केवल धरती था हमारा, इस धरती को मतलब ऐसा स्थान या जगह मान लिए थे कि यहां पर कचरा फेंका जाता है। हमारा पृथ्वी उनके लिए डस्टबिन था। तो ये प्लेनेट ए वाले लोग हमारे पृथ्वी को डस्टबिन समझ के अपने ढेर सारे कचरा एक साथ डंप कर दिए यहां पर। देखिए ये कचरा, ठीक है, इतना। ग्रह बी वाले लोग भी डाल दिए होंगे इधर से, नहीं पता कौन सा ग्रह है ना, मैं पता नहीं, किसी को नहीं पता है कौन सा ग्रह है। ये वाले भी डाल दिए होंगे, मान लीजिए ये देखिए ये कचरा। तो कुल मिला के पृथ्वीवासियों को, मतलब पृथ्वी को क्या समझ रहे हैं? डस्टबिन। जो नगर निगम के लोग जो शहरों में गली गली में कोने कोने पर रख दिए रहते हैं ना, बड़े बड़े नीले कलर के, ग्रीन कलर के, पीले कलर के बड़े बड़े टीना डब्बा, है ना, वैसे समझ रहे हैं ये लोग, और आके पूरा कचरा हमारे पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। अगर आप अपने डस्टबिन में कोई कचरा फेंक देते हो, 5-6 दिन तक उसको फिर ठिकाने नहीं लगाते हो, डस्टबिन में ही पड़ा रहता है, तो वहां से कीड़े पनपना शुरू होते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो जाते हैं शुरू। तो सेम ऐसे, जब ये दूसरे ग्रह वाले लोग हमारे पृथ्वी को डस्टबिन समझ के, कचरा खाना समझ के कचरा फेंक दिए, यही से हमारा जीवन का उत्पत्ति हुआ। इस कचड़ों के ढेर से हमारा निर्माण हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, थॉमस गोल्ड कह रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा निर्माण यहां से हुआ है। तो लाइफ की ओरिजिन कहां से हुई है? कचड़े के ढेर से हुई है। तो अगर मैं कहूं कि हम सब कचड़े से निकले हैं, तो जरूर हमको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन थॉमस गोल्ड का मानना है कि हम तो कचड़े की पैदाइशी हैं। हम मतलब जीवन की उत्पत्ति तो कचड़े से ही हुई है। और कचरा कहां से आया था? दूसरे ग्रह से आया था। एक बगल में थोड़ा 3D टाइप का मैं डायग्राम दिखाने का प्रयास किया। देखिए, ये दूसरे ग्रह के लोग उस कचड़े को फेंक रहे हैं। देखिए तो कहां? हमारे धरती पर पहुंच रहे। देखिए पृथ्वी पर, ये दूसरे ग्रह से आ रहा है ना, वो पीछे से आ रहा है भाई, याद रखिए इसको आप। ये देखिए, और ये कहां पे गिर रहा है? देखिए तो हमारे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। जहां पर गिरा वहां पर जाके पृथ्वी पर, वहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है? और ऐसा नहीं कि एक दो कचरा फेंक दिया भाई, पूरा बंडल बंडल भर भर के, समझ रहे हो ना? तो देख लीजिए, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पाइल ऑफ कॉस्मिक गार्बेज। पाइल मतलब पूरा ढेर, कचड़े के ढेर से, पाइल ऑफ कॉस्मिक गार्बेज डम्प्ड ऑन द अर्थ बाई अदर प्लेनेट। दूसरे ग्रहों के द्वारा हमारे ग्रह में कचड़े के ढेर लगा दिए गए, फेंके गए कचड़े, वहीं से हमारा निर्माण हुआ, लाइफ बना। ये लाइफ बना। तो कोई बोलता है कचड़े में रेंगने वाले कीड़े हो तुम, तो बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि वो भी वहीं से ही निकला हुआ है।
आप समझ लेना, मन में मुस्कुरा देना कि बेटा तू भी तो वहीं की पैदाइशी है। समझ में आया? ये रहा आज के लेक्चर का प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेशन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन 5 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन को पढ़िए। 4 आंसर में से किसी एक आंसर को आप अपने कॉपी में लिखिए, और जो अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो बच्चे कमेंट बॉक्स पे अपने उत्तर को लिखिए। और जब अगला लेक्चर आएगा हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ का, उसमें सबसे पहले हम इन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करेंगे, क्या वो सही उत्तर है, फिर हम अगला क्लास उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। देख लीजिए भाई, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी, पेनिस्पर्मिया थ्योरी बोलो, इंटरप्लेनेटरी या कॉस्मोजेनिक थ्योरी, और अगर डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी। आज हमने 4 थ्योरी पढ़ लिया। क्लास के अंत तक जितना बच्चे जुड़े रहे, चाहे अभी जुड़े हो या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हो, अंत तक जुड़े रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।